अस्सलामुअलैकुम, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं हूँ आपके साथ नबीहा एजाज खान। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मैं हूँ आपके साथ अनवार खाबर। और नबीहा, 2022 जो है वो हमारे फनकारों के लिए, उनके करियर के लिए बहुत ही अच्छा साल साबित हो रहा है। जिस तरह से उन्हें पजीराई मिल रही है इंटरनेशनल लेवल पर भी, और हम देख रहे हैं कि बरतानवी मैगजीन ईस्टर्न आइज के मुताबिक 2022 के जो 50 बेहतरीन एशियाई फनकार थे उनकी फहरिस्त जारी की गई है। और ये एक बहुत फ़ख्र की बात है हम सब के लिए कि जो 8 पाकिस्तानी भी इसमें शामिल हैं, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छी बात है। हम इनका नाम भी शेयर करेंगे आपके साथ। पाकिस्तान के ऑब्वियसली जो नंबर 1 सबसे पहले है वो सुपरस्टार फवाद खान, जिनकी इसी साल लेजेंड ऑफ मौला जट रिलीज हुई। फिर उन्हें इंटरनेशनल भी जो मिस मार्वल है उसमें भी उनका हमने डेब्यू देखा। तो और इसके साथ साथ उनको हॉटेस्ट एशियन मैन का जो टाइटल है वो भी उनको दिया गया है। जितने खूबसूरत हैं फवाद, जितने उनके फैन फॉलोइंग है, क्रॉस द बॉर्डर भी पाकिस्तान के सुपरस्टार हैं, हॉलीवुड में भी अब काम कर चुके हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये शायद बहुत अच्छी खबर है 2022 में पाकिस्तानी एक्टर्स के लिए। अच्छा, और इसके साथ ही हुमायूं सईद की एक्टिंग पर कभी तंकीद भी होती है, और अदर साइड स्पेसिफिकली उनकी एज को लेकर बहुत ज्यादा लोग तंकीद करते हैं। फॉलोइंग भी बहुत ज्यादा है, और स्पेशली जो द क्राउन सीजन बड़ा ही जबरदस्त है। उनमें उनकी जो हमने परफॉर्मेंस देखी, और एक क्लिप भी बड़ा आजकल वायरल हुआ है, हम वो शेयर नहीं करेंगे, आई एम श्योर लोग बहुत सोशल मीडिया यूज करते हैं, उस पर भी तनकीद की गई। बट आई थिंक अप्रिशिएट अनवार करना चाहिए हमारे फनकारों को, हमारे आर्टिस्ट को, चाहे वो बॉलीवुड में काम करे, हॉलीवुड में काम करे, किसी भी वुड में काम करे, लेकिन काम करे और अच्छा काम करे, एंड वी शुड ओन दैट। तो हुमायूं सईद भी इस लिस्ट में हैं। हुमायूं सईद भी इस लिस्ट में मौजूद हैं। यकीनी तौर पर उनको इस लिस्ट में जगह मिली है। और आतिफ असलम जो कि सबके ही बहुत फेवरेट सिंगर हैं, और उन्होंने इस साल जो ड्रामा था अपना पहला डेब्यू भी किया है। तो गुलकारी के साथ साथ अदाकारी के जौहर भी दिखाए हैं उन्होंने, और बड़ा शानदार उनका बड़ा स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था जो उन्होंने अपनी अदाकारी के भी जौहर दिखाए। और इसके साथ साथ हमारी कुछ फीमेल सज्जल अली भी वो इस लिस्ट में भी शामिल हैं। ड्रामों की में तो हमने उनकी परफॉर्मेंसेस देखी हैं, बहुत ही ज़्यादा कामयाब एक्टर हैं। साथ ही साथ उन्होंने इस साल जमामा गोल्डस्मिथ की जो इंग्लिश फिल्म है उसमें भी काम किया है। तो इंटरनेशनल जो प्रोजेक्ट्स हैं वो भी हमारे एक्टर्स कर रहे हैं, और इंटरनेशनली भी उनको क्लेम किया जा रहा है। जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंसेस का सिलसिला जारी है, और इसमें मुतअद्दिद नाम मजीद भी शामिल हैं, जिसमें हदीका कियानी है, अरूज आफ्ताब है, शेगिल है, अली सेठी पसूड़ी ब्लास्ट ईयर इस साल। बिल्कुल, तो वो शेगिल और अली सेठी का जो कॉम्बिनेशन वो बड़ा पसंद किया गया। वो गाना एप्रिसिएशन मिल रही है हमारे एक्टर्स को, हमारे सिंगर्स को, व्हिच इज वेरी गुड। बहरहाल प्रोग्राम में बहुत सारी खबरें तज्जिया आपके लिए होंगे, लेकिन सबसे डालते हैं ऑन टॉप स्टोरीज। परवेज इलाही का दौर खत्म, वजारत आला से डी नोटिफाई, काबीना भी तहलील, पीटीआई और काफ लीग का अदालत से रुजू का फैसला। नजम सेठी की पीसीबी आमद, सिलेक्शन कमेटीज का पहला शिकार, चीफ सिलेक्टर फारिग, नेशनल विमेन और जूनियर सिलेक्शन कमेटियां भी तहलील। बस बहुत हो गया, अब बर्दाश्त नहीं होगा, रेड लाइन क्रॉस होगी तो खामोशी इख्तियार नहीं की जाएगी, बिलावल भुट्टो का 2 टोक पैगाम। माँ, बहन, बेटी और पदशाही मुआशरे की सुपर हीरो, मर्द के मुआशरे में नूरजहां की धाक, मलिका तरन्नुम की जिंदगी के अहम राज प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। बीमार बाप, घर के फाके और बड़े ख्वाब, तन्हा लड़की ने मुआशरे के लिए मिसाल कायम कर दी। कश्मीर की बाहिम्मत बेटी भी आज होंगी नियो पाकिस्तान की मेहमान। इसके अलावा मौसम का हाल, मुहक्किकीन की चाल और वायरल वीडियो भी प्रोग्राम का हिस्सा होगी। लेकिन सबसे पहले मजबूरन पॉलिटिक्स को डिस्कस तो करना ही पड़ता है। आज 23 दिसंबर है, बहुत आम तारीख थी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन की जानिब से पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील करने का इसको दिन कहा गया था। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो बाजी है वो पलट चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जितने भी पत्ते बिखेरे गए थे अब वो उस तरह से कारगर साबित नहीं हुए, क्योंकि एक अहम नोटिफिकेशन जारी किया गया है गवर्नर पंजाब की जानिब से, जिसमें उन्होंने वजीर आला पंजाब परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया है। पंजाब की सियासत में यकीनी तौर पर नबिया बिल्कुल। और अनवार जो लेटेस्ट अपडेट आ रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा की, जो मुसलसल स्टेटमेंट्स भी सामने आ रही है। फवाद चौधरी आपको पता है बड़ा एक्टिव रहते हैं, बड़ी दबंग उनकी स्टेटमेंट्स होती हैं, चाहे टॉक शोज हो, चाहे स्टेटमेंट्स बहुत पसंद है। यस, और कंट्रोवर्शियल हो जाती है समहाउ जाके। तो उनका ये कहना है कि अब इसके बाद जो है वो गवर्नर पंजाब को भी हटाएंगे। तो ये उनकी एक रीसेंट स्टेटमेंट आई है। बहरहाल परवेज इलाही साहब तब तक अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे जब तक नए वजीर आला
आला का इंतखाब नहीं हो जाता है। नोटिफिकेशन नाज़रीन अब ये बाकायदा जारी कर दिया गया है और परवेज़ इलाही अब वज़ीर आला नहीं रहे। देखना यह है कि पंजाब की सियासत में, इस मुल्क की सियासत में मज़ीद और कौन कौन से ऐसे वाक़यात अब सामने आते हैं, क्या होने जा रहा है, जो अगला साल है वो पाकिस्तान की सियासत के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट होगा। बहरहाल गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान ने यह कहा था कि एतमाद का वोट लें वज़ीर आला, लेकिन ऐसा करने में उन्होंने झिझक काफ़ी दिखाई है। कन्फ्यूजन का शिकार रही हैं दोनों जमातें और अभी नोटिफिकेशन जारी करके ये बात कह दी गई है, उन्हें डी नोटिफाई कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन में ये कहा गया है कि यकीन है कि वज़ीर आला को अरकान असेंबली की हिमायत हासिल नहीं थी, अक्सरियत का एतमाद हासिल नहीं था, इसीलिए इस नोटिफिकेशन के बाद पंजाब काबीना को खत्म कर दिया गया। पूरे तर मामले में हमने देखा है कि खान साहब ने एक मरतबा फिर से इदारों पर तनकीद की है, खासकर जो है माजी में रह चुके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने फिर इदारों से मदद भी तलब की है कि इंतखाबात करवाएं और खान साहब का वही सारा सिलसिलाबात करवाए जाए, मुल्क की स्टेबिलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस मामले पर बात करेंगे। सप्तान खान साहब क्या कह रहे हैं, पहले उनकी स्टेटमेंट आपके साथ शेयर करते हैं, फिर गुफ्तगू को, तज्जियों को आगे बढ़ाते हैं। भी, कॉन्स्टिट्यूशन में भी और इखलाकी तौर पे भी मुझे नहीं करना चाहिए जब मेरे खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो। ये बात खत्म हो सकती है। सुबह गवर्नर साहब अपना वोट ऑफ कॉन्फिडेंस भी वापस ले लें, नो कॉन्फिडेंस भी वापस ले लें, और फिर अगर 48 घंटों से ऊपर अगर हम टाइम लगाएं तो हम बदनीति पे हैं, तो वरना मैं चुप हूँ। इलेक्शन की भी अदम एतमाद पेश हुई है, अभी उसके ऊपर नोटिस होना है। अगर बहुत जल्दी भी हुई तो दिस वुड टेक अ फ्यू डेज मोर, और शायद ये फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में हो। हमारा तो ये था कि कल हमने असेंबलीज डिसॉल्व करनी थी, बट जो रुकावटें आ गई हैं नो कॉन्फिडेंस की और कॉन्फिडेंस की, अब इनको दूर करने के बाद ही रेजोल्यूशन ऑफ असेंबली होगी, और ये नो कॉन्फिडेंस जो है ये तकरीबन मे बी फर्स्ट वीक ऑफ। इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की स्टेटमेंट भी सामने आई है, वो भी आपको सुनवाते हैं। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर तजियाकार नज़ीर लगारी साहब ने मैं ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं जो ताकत का मुजाहरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को या काफ लीग को दिखाना चाहिए था असेंबली में, वो गवर्नर हाउस के सामने दिखाने जा रहे हैं? अगर यही वो एतमाद का वोट ले लेते तो आज ये सिचुएशन ही ना होती। जब से इन्हें गैर आईनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी तौर पर लाया गया, और जिस तरह 2018 के इलेक्शन में बड़ी रिगिंग हुई है, और जिस तरह से पूरे इलेक्शन को इंजीनियर किया गया, जिस तरह से पूरे इलेक्शन 2018 में चोरी करके इक़्तिदार पर लाया गया, वो मुल्क के लिए बदतरीन लम्हा था, वो तारीख का बदतरीन लम्हा था। और ये एलियन जो है वो सियासत में आ गए थे, ऐसे एलियन जिनको आइन की, जिनको आइनी अखलाकियात की, जिनको पार्लियामेंट की, जिनको अदलिया की, जिनको पाकिस्तान के इदारों की, पाकिस्तान के अवाम की किसी चीज की कोई फिक्र नहीं है, सिर्फ एक बात को पेश नजर रखते हैं कि कुर्सी हमारे पास होनी चाहिए। मैं समझता हूं कि इनके पास कोई आइनी अखलाकी जवाज नहीं है कि ये अपने आप को सियासतदान कहें। इन्होंने मुल्क को शदीद नुकसान पहुंचाया है, और इस वक्त भी वो ज्यादा से ज्यादा नुकसान। वो चाहते क्या है? वो चाहते ये हैं कि सियासत में इस्तेकाम रहे, वो चाहते ये हैं कि जो है गैर यकीनी की सूरत हाल रहे, वो चाहते ही हैं कि कन्फ्यूजन रहे, और इस कन्फ्यूजन में मुल्क का क्या होना है ये ना इनको अंदाजा है, ना इसके बारे में सोच रहे हैं। ये जो रात का इक़दाम हुआ है, तो गवर्नर ने जब एक सफिशिएंट टाइम दिया था, और जितना टाइम दिया था, इस टाइम में आखिरी जो जगह है वो है सादकाबाद, रहीम यार खान की तहसील सादकाबाद से आखिरी स्टेशन से भी आदमी उठकर लाहौर में 12 घंटे में पहुंच सकता है, और गवर्नर ने 48 घंटे का टाइम दिया, और उन्हें वहां पहुंचकर अपने एतमाद का वोट लेना चाहिए था। और स्पीकर की रूलिंग गैर आईनी है, क्योंकि आइन में साफ लिखा हुआ है कि स्पेशल इजलास जो है, गवर्नर खसूसी इजलास तलब कर सकता है, और वो कह सकता है कि वजीर आला एतमाद का वोट लें। तो गवर्नर ने ऐसा ही किया। हम समझते हैं कि गवर्नर ने जब ऐसा किया तो इजलास होना चाहिए था। उसके ऊपर स्पीकर की रूलिंग आ गई है। स्पीकर जो है वो मावराए आइन रूलिंग नहीं दे सकते हैं, गवर्नर से वो सुपीरियर नहीं है, वो गवर्नर का अपना एक मनसब है। तो ये गैर आईनी अमल किया गया, जिसके नतीजे में ये डी नोटिफाई हो गई है पंजाब गवर्नमेंट। ये बिल्कुल आईनी अमल हुआ है। ठीक है नज़ीर साहब, आप साथ ही रहेगा। अजहर सिद्दीक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, कानूनी राय भी उनसे जानते हैं। अजहर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए।
परवेज इलाही को डिनोटिफाई तो कर दिया गया है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो दोनों जमातें हैं वो कानून की, आइन की अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं। मामला आपके सिमत जाते हुए देख रहे हैं, आइन इसकी तशरीह कैसे करता है? देखिए, एक बात बड़ी वाज़ेह है, आइन और कानून बड़ा क्लियर है। यहाँ पर गवर्नर तो इख्तियार ही नहीं है। यानी आज क्या कौन सा जमहूरी दौर है, कोई डिक्टेटर दौर में रह रहे हैं कि आप वजीर आला को उठाकर बाहर फेंक दे? भाई यहाँ असेंबली है, असेंबली ने निकालना है, असेंबली का तो इजलास ही नहीं हुआ। और ये गवर्नर कौन है कि गवर्नर तो गैर मुंतखब नुमाइंदा है। आइन के आर्टिकल 101 के तहत सर्टन चंद इख्तियार आता है, उसके क्लर्क के इख्तियार है, पोस्टमैन वो है, क्या वो किसी को अपना असेंबली डिसॉल्व कर सकता है? क्या वो जो वजीर आजम के इख्तियार आता है, रूल्स ऑफ बिजनेस के कोई है उसके पास इख्तियार? वो चांसलर यूनिवर्सिटियों का होता है फर्जी तौर के ऊपर। और ये जो इख्तियार इस्तेमाल किए हैं, ये आइन का आर्टिकल जहाँ 4 और 5 तोड़ा है, वहां इन्होंने अपने हलफ की खिलाफ वर्जी भी की। बड़ी सिंपल सी बात है कि गवर्नर ने एक इजलास बुलाया हुआ है जो जून में है, वो जून में इजलास अभी तक प्रोग नहीं हुआ और गवर्नर ने करना है। आइन का आर्टिकल 109 बड़ा क्लियर है, तो आप इजलास प्रोग ही नहीं कर, प्रोग खुद कर नहीं रहे और इल्जाम लगा रहे हैं उनके ऊपर। और फिर इसके लिए आपको इजलास, जब आपको वजीर आला के लिए अपना एतमाद का वोट लेने का कहना है, तो 3 कंडीशनें हैं। और 3 कंडीशनें क्या हैं? पहली कंडीशन ये है कि आपने आपको मुतमईन कर रहे हैं कि वो अक्सरियत खो चुकी है, नंबर 1। नंबर 2, आपको इजलास बुलाना है। इसके लिए इजलास यानी चलते हुए इजलास में इजलास नहीं बुलाना है, और वो भी गवर्नर का अपना। तो ये वाला काम आ गया। अब यहाँ आ जाए, यहाँ अगर आ जाए तो भेज दिया स्पीकर को। अब स्पीकर मास्टर ऑफ द हाउस है, सारे हाउस को चलाना तो स्पीकर ने है। स्पीकर को कैसे आप पाबंद कर सकते हैं? स्पीकर ने इजलास अब कर दिया मुलतवी, तो इसमें वज़ीर आला का क्या कसूर है? चाहे जाकर लड़ते रहे स्पीकर के साथ। तो आप बैठ के आइन और कानून को इस तरह ढूंढते जा रहे हैं कि जैसे आप पता नहीं कौन अब ये सारा मामला किस तरीके से सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है? कानूनी जो आईनी तरीकाकार है वो क्या होना चाहिए आपकी नजर में? कानून और आइन क्या कहता है? मैंने कल का नोटिस जारी कर दिया हुआ है सदर पाकिस्तान को, आइन के आर्टिकल 101 के तहत, और वजीर आजम को, गवर्नर को अपने ओहदे से हटाने के लिए वो आइन का आर्टिकल 4 और 5 की खिलाफ वर्जी जितने उसने हुक्म किए हैं, जितना जो डी-नोटिफाई किया, ये आइन से मुबारा है। और आप देख लीजिएगा, आला अदालतें इसको उठा फेंक देगी। मसूर भट्टू का केस अगर आप लोगों को याद हो कि वहां भी ऐसा ही है कि फौरी तौर पर एतमाद का वोट लेने का कहा गया था, वहां 10 दिन का अदम एतमाद के लिए 7 दिन है, और अपना एतमाद के वोट के लिए 48 घंटे। अभी कहाँ से ले रहे हैं 48 घंटे? ये किसने आपको कह दिया? आइन में आज तक भी जहां को वक्त ना दिया हो तो वहां रीजनेबल टाइम होता है, और रीजनेबल टाइम मजदूर भट्टू के केस में कम से कम 10 दिन तय हो चुका है। ये तो बदरीती पर हमली है। गवर्नर जाती तौर पर मुलाजम हो गया है सियासी जमातों का, वो आइन का मुलाजम तो नहीं है। पाकिस्तान लॉयर्स फोरम के केस की खिलाफवर्जी की है कि गवर्नर और सदर को नॉन पार्टीजन होना चाहिए। कि जितने भी इख्तियार आप देख लीजिएगा, देर नहीं लगेगी, आला अदालत इसको सर्टिफाइड कर देंगी। ठीक है नजीर साहब, आप किस तरह से समझते हैं? कानूनी माहिर ये कह रहे हैं हुकूमत ने उजलत में ये फैसला किया है और हुकूमत भी बंद गली में फंस सकती है इस फैसले के बाद। नहीं, मसला ये है कि पीटीआई जब हुकूमत में थी तो उसने लगातार आइन की खिलाफ वर्जियां की, आइन को एब्रोगेट किया, आइन को अमल दरामद रोक दिया गया, आइन को बिल्कुल एक कागज का टुकड़ा समझकर फेंक दिया गया। जब 3 अप्रैल को क्या हुआ था, जब ये गया था वोटिंग का मामला, तो फवाद चौधरी ने जेब से कागज निकालकर पढ़ना शुरू कर दिया था आर्टिकल 5 को, और फिर जो है कासिम सूरी ने फौरन कहा कि आर्टिकल 6 में लगा रहा हूं और उसका फैसला भी कर रहा हूं और मुस्तरद करता हूं मैं ये तारीख अदम एतमाद। ऐसे कैसे हो सकता है? यानी आइन को तमाशा बनाया गया। फिर इमरान खान ने ऊपर से ऐलान किया जी मैं असेंबली तोड़ रहा हूं। इस बात को सुप्रीम कोर्ट गैर आईनी करार दे चुकी है जी। इसी तरह का ये अमल के कहीं भी नहीं लिखा हुआ है आइन में सिर्फ ये लिखा हुआ है कि स्पेशल इजलास गवर्नर बुला सकता है, और गवर्नर ने स्पेशल इजलास बुलाया। सफिशिएंट टाइम होना चाहिए, ये टाइम की कोई टाइम फ्रेम नहीं है, कहीं भी नहीं दिया गया है कि टाइम क्या होगा। वो टाइम जो है वो 12 घंटे में तो पंजाब के किसी कोने में भी अरकान पहुंच सकते हैं, तो उनको पहुंचना चाहिए था और अपना शो करना चाहिए था कि ये हमारा हम एतमाद का वोट दे रहे हैं। नहीं दिया उन्होंने, इसलिए गवर्नर ने डी-नोटिफाई किया है। सीधी बात है कि वो एतमाद का वोट लेने में कामयाब नहीं हुए अपने टाइम पर, और वो इसमें नाकाम रहे हैं, इसलिए वो डी-नोटिफाई हुई। ये बिल्कुल आईनी सूरत हाल है।
अजहर सिद्दीक साहब, आपने गुफ्तगू यकीनी तौर पर सुनी नज़ीर लगारी साहब की, कुछ आप इसमें ऐड ऑन करना चाहेंगे? मामला अब आपको किस जानिब जाता हुआ दिखाई दे रहा है? देखिए, मैं एक बात बताऊं, आइन पाकिस्तान समझना इतना आसान काम नहीं है, वरना तो हर कोई गली मोहल्ले में आइन समझ पे ना। आइन की उर्दू में, फारसी में, पंजाबी में, हिंदी में ये तर्जमे करा कर दिखाएं। ये अपना ना कुछ सियासतदानों का या हमारे कोई दोस्त साहब किसी का काम नहीं आइन की तशरीह करना। आइन की तशरीह मैं चैलेंज कर रहा हूँ इस हवाले से। आला अदालतें तय कर चुकी हैं और गवर्नर कहां से आ गया? यानी आज हम डिक्टेटर की सपोर्ट कर रहे हैं, मान ले वो वाला सारा फैसला गलत है तो आज भी गैर आईनी काम हुए माने, ये ना तजवीज करें कि उन्होंने जो किया था वो गलत था, ये किया था ये सही है। सारे जो गैर आईनी काम है वो गलत है और उसकी सपोर्ट नहीं करनी चाहिए। हम सपोर्ट करके खुद मुझे ये बताएं, मार्शल दौर और क्या होता है? इससे बुरा दौर मार्शल का होगा कि जनाब सिविल डिक्टेटरशिप वो बैठे वो काम कर रही है कि जो फौजी डिक्टेटरों ने काम नहीं किए। फौजी डिक्टेटर भी डरते थे इस तरह के काम करने के लिए। और ये वाला काम किसी स्टेज के ऊपर, याद रखिएगा, मैं बात आर्टिकल 6 की बड़ी कम करता हूं, लेकिन ये इब्तदा हो चुकी है आर्टिकल 6 के हवाले से। आर्टिकल 4 और 5 गवर्नर ने तोड़ा है और खुल्लम खुला तोड़ा है। गवर्नर नालायक तरीन आदमी है ना। सर, अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है वो गवर्नर पंजाब के हवाले से ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि अदालत लेकर जाएंगे, आर्टिकल 6 लगवाएंगे। तो ऐसा कौन सा गैर आईनी इकदाम किया है गवर्नर पंजाब ने? सर, बड़ी सिंपल सी बात है कि गवर्नर वजीर आला को डी नोटिफाई गवर्नर नहीं कर सकता। इससे बड़ा आइन तोड़ना और किसको कहेंगे आप? ये असेंबली मुंतखब करती है, असेंबली ने निकालना है। असेंबली का इजलास नहीं हुआ। असेंबली का अगर इजलास होता और वजीर आला पेश ना होते, एतमाद का वोट ना लेते, असेंबली के इजलास में रिफ्रेन करते, तो फिर और उस वक्त भी गवर्नर ने डी नोटिफाई नहीं करना था। गवर्नर ने ये डी रूल्स ऑफ बिजनेस सामने रख ले, वो जिसने नोटिफाई करना था उसने करना था। ये जो को भी काम किया गया है, ना सिर्फ आइन तोड़ा गया है, कानून तोड़ा गया है, बल्कि पाकिस्तान में सिविल डिक्टेटरशिप की फासिस्ट मिसाल इस हुकूमत ने कायम कर दी है। अल्लाह करे कि शायद इनको ख्याल आ जाए कि इस मुल्क में जमहूरियत है, ये नहीं है कि जिस तरह आप डिक्टेटरशिप लेकर चल रहे हैं। ठीक है अजहर साहब, अभी फवाद चौधरी की भी एक स्टेटमेंट सामने आ रही है कि अब सदर के जरिए वो भी वजीर आजम को हटवा सकते हैं। इस मामले को आप किस तरह से देख रहे हैं आईन और कानून की रूप में? देखें, जहां तक बात है ना, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वो उसका हटाने का क्या तरीकाकार है? अब आर्टिकल 58(2) नहीं रहा। एक दौर था कि जब आप सदर को और गवर्नर को आर्टिकल 58(2) के जरिए उठाकर फेंक सकते थे। इस वक्त सदर ने अगर हटाना है तो सदर एतमाद का वोट लेने के लिए कहेंगे, एतमाद का वोट हुआ असेंबली के अंदर होगा। अब ऐसे नहीं होगा कि जनाब असेंबली का इजलास हुआ नहीं है और सदर पाकिस्तान भी अगर ऐसा करेंगे तो आइन का आर्टिकल 4 और 5 तोड़ेंगे। ये इजाजत ही नहीं है। जमहूरी रवायत को कायम करना है और जमहूरी रवायत यही है। वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट उनकी फवाद की अपनी जगह बिल्कुल मौजूद है, लेकिन सदर को इख्तियार है गवर्नर को हटाने का, और मैंने वो मरासला लिख दिया है और मैंने वो सारी वजूहात इनमें बयान कर दी हैं और मैंने वज़ीर आज़म को भी भेजा है। मैं वेट कर रहा हूँ कि इसमें कोई ना कोई आज जवाब आए। आज जवाब नहीं आता तो मैं आला अदालतों में रजू करूंगा। अजहर सिद्दीक साहब, आप इन कॉन्वर्सेशन ही रहिएगा हमारे साथ लाइन पर। लगाई साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगी। जो इस वक्त हम सिचुएशन देख रहे हैं, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, किस तरीके से यहाँ पर सियासत रचाई जा रही है, सियासतदान अपने मुफाद के लिए किस तरीके से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। दूसरी जानिब इदारे कहते हैं कि वो पॉलिटिकल है, किसी किस्म की कोई इंटरफेरेंस नहीं है। अगर इस तरह के मामला सामने आते रहे और इस तरीके से कॉम्प्रोमाइज किया जाता रहा, आइन शिकनी की बातें हो रही हैं, हर कोई अपने अपने मुताबिक कानून की, आइन की तशरीह कर रहा है, तो फिर तो एट दी एंड इदारों को भी इंटरवीन करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं मुल्क को चलने दिया जा रहा? इदारों को क्यों इंटरवीन करना पड़ेगा? इदारों का क्या आईनी रोल है? आइन में क्या लिखा है कि इदारे आकर जो इक़्तिदार संभालने? ऐसी तो कोई सूरत हाल नहीं है जी। आइन में जो भी आइन को सबवर्ट करेगा, जो भी आइन को एब्रोगेट करेगा, जो भी आइन को तोड़ेगा, वो डायरेक्ट आर्टिकल 6 का मुर्तकब होगा, उसकी खिलाफ वर्जी का मुर्तकब होगा। तो ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि मुल्क के अंदर ये ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, सुप्रीम कोर्ट अपनी ताबीर व तशरीह करेगी और उसमें बताएगी। गवर्नर ने एक टाइम दिया, वो उस टाइम के अंदर उन्हें असेंबली का इजलास बुलाना चाहिए था और एतमाद का वोट लेना चाहिए था, वो उन्होंने नहीं लिया। और उसके ऊपर एक स्पीकर की रूलिंग आ गई। स्पीकर क्या होता है? स्पीकर का एक, अगर वो कह रहे हैं कि हमारा इजलास चल रहा है तो इन्होंने स्पेशल इजलास बुलाया है और उस दिन बुलाया जिस दिन इजलास नहीं हो रहा था। उस दिन इजलास होना चाहिए था और एतमाद का वोट लिया जाना चाहिए था, वो नहीं लिया गया। तो इसलिए गवर्नर ने यह इकदाम किया। दूसरी बात आपने कहा है सियासत की।
तो इस मुल्क में मुल्क के खिलाफ, अवाम के खिलाफ सबसे ज्यादा घिनौनी सियासत जो है वो इमरान खान कर रहे हैं। क्या किया है उन्होंने पाकिस्तान के लोगों के साथ? पाकिस्तान में जब सवावी में जो पूरा डूब गया था, नौशेरा डूब गया था, मर्दान डूब गया था, दरा गाजी खान डूब गया था, डर इस्माइल खान डूब गया था, पूरा बलूचिस्तान डूब गया था, ये क्या कर रहे थे? और इन्होंने एक लम्हे के लिए भी, जब वज़ीर आज़म थे तब और जब अगर मान लेते हैं कि इंतखाबात हो जाते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान के मुताबिक नताइज नहीं आते हैं, वो उनको फिर से तस्लीम नहीं करेंगे, तो क्या यही सिलसिला चलता रहेगा? वो फिर से असेंबलियां गिराएंगे, यही एक रिपीट हम शो देखते रहेंगे मुसलसल? क्या मुल्क कभी चलने नहीं दिया जाएगा? यही सियासी मंजरनामा रहेगा? वो अदम, पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम और गैर यकीनी सूरत हाल का इस्तारा है। वो चाहते हैं कि पाकिस्तान में अदम इस्तेहकाम हो, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी ट्रैक पर ना आए, वो चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे ना बढ़े। वो उन्होंने अपने तौर पर ये जाम लगा रखा है और इसमें जो लोग इनकी सरपरस्ती करते रहे हैं विद इन द एस्टैब्लिशमेंट, उनने मुल्क के साथ जुल्म किया। यही उन्होंने बताया चौधरी परवेज इलाही ने जी कि एहसान किया था इमरान खान पर जनरल कमर जावेद बाजवा ने, फिर चौधरी परवेज इलाही को एहसान किया था उन पर कि उनको इमरान खान के दरवाजे पर बनी गाला भेज दिया। ये कमर जावेद बाजवा साहब आखिर वक्त तक सियासत करते रहे और मुल्क के साथ खेलते रहे और इमरान खान उनके साथ, और इमरान खान उनको गालियां दे रहे हैं और उनके खिलाफ सुबह शाम जो है वो अपनी बातें कर रहे हैं। तो इमरान खान एक गैर मुस्तहकम मिजाज के आदमी हैं और उनके अखलाकियात पर और उनके किरदार पर बहुत से सवालात मौजूद हैं। ठीक है, बड़ी बात है साहब, आपसे जानना चाहेंगे अभी मौजूदा सूरत हाल में आप क्या देख रहे हैं? तहरीक इंसाफ, काफ लीग और जो वफाक है उनके पास क्या क्या ऑप्शंस हैं? अच्छा, पहली तो बात मैं सिर्फ लगा रही सब दो बातों में सिर्फ जवाब दे दूं कि 8 महीनों में आपने देखा नहीं, दूध की नहरें बह रही हैं, डॉलर नीचे आ गया है, जो एलसीएं खुल रही हैं वो आपको पता है खुल गई होंगी, महंगाई आपको पता है बिल्कुल ही खत्म हो गई है, आपको पता है डॉलर आम आदमी की रेंज में आ गया हुआ है। जो तबाही इस फाशिस्ट रजीम के अंदर हुई है ये रिकॉर्ड पे है। और ये किसी सर महंगाई की अगर बात की जाए तो पीटीआई के दौर में भी थी, अभी भी है। दुख की बात तो ये है कि कोई भी सियासतदान आवाम के हवाले से तो बात कर ही नहीं रहा है ना, सियासत से फुर्सत मिले तो कोई आवाम की बात हो, कोई महंगाई की बात हो। आपने देखे ना, बात खत्म कर दी ना साथ ही बैठ करके। 7.5 साल का जवाब तारीख लिखी जा रही है। अच्छा आगे चलते हैं वफाकी। अब देखे जहां तक पंजाब हुकूमत के पास है वजीर आला आज भी हैं, गवर्नर के किसी भी, चूंकि अब चीफ सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन जारी कर दी है इसलिए उसको नोटिफिकेशन को अदालतों में चैलेंज किया जाएगा और अदालतें आपको 2-3-4 दिनों के अंदर देख लेंगे, इसको सर्टिफाइड कर देंगी। ज्यादा से ज्यादा होगा एतमाद का वोट लेने के लिए दोबारा कहा जाएगा, इजलास बुलाएगा और वही टाइमिंग के ऊपर के आपने टाइम सफिशिएंट नहीं दिया है उस पर आप नोट कर लीजिएगा, इस तरफ जाएगी। वरना तो ये सारे का सारा मामला सेटिसाइड हो जाएगा। क्योंकि तहरीकी अदम एतमाद आ चुकी है, स्पीकर जो है मंगल वाले दिन वो तहरीकी अदम एतमाद टेबल कर देगा और नोटेड डाउन, उस पे वोटिंग होगी और बात खत्म हो जाएगी। और इस पे इस्लामाबाद हाईकोर्ट यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में आपको पता होना चाहिए ये फैसला कर चुकी है। यूसुफ रज़ा गिलानी के वोट को कटे थे और वो वोट अगर कट गए थे तो उसके बाद वो कोर्टों में गए, हर एक को पता था, लेकिन कोर्ट ने ये कहा कि ये सारा जो वोट काटे गए हैं आप जाएं दोबारा जाके अदम एतमाद, अभी ये एतमाद नहीं हुई, इन्हें क्या करना चाहिए, ये आराम से इजलास प्रोग करें, इजलास प्रोग करके नया इजलास समन करें, आज नया इजलास समन करें और कोई देर लगती है भाई आइन और कानून आपके सामने पड़ा है। और इसमें ऐसा क्या है कि 48 घंटे आगे बिल्ली चूहे का खेल बनाया हुआ है। आपने पार्लियामेंट का जो इज्जत और पमाल सड़कों पर रोन दिया है। यानी आप अदालत अगर इस तरह की इजाजत दे दी जाए तो कल तो फिर कोई बात नहीं रह जाएगी। ठीक है नज़ीर साहब, आपसे जानना चाहेंगे जो अभी गैर यकीनी की एक सूरत हाल हम पूरे मुल्क में ही देख रहे हैं और ज्यादातर ये सूरत हाल तो अभी पंजाब में सामने आ रही है पिछले 7-8 महीनों में, आप किस तरह से देख रहे हैं ये सूरत हाल खत्म हो सकेगी, मुल्क आगे बढ़ सकेगा? देखिए गैर यकीनी सूरत हाल का मंबा मस्दर बुनियाद इमरान खान है। उनने पाकिस्तान में गैर यकीनी सूरत हाल पैदा कर रखी है और वो टाइम से पहले इलेक्शन मांग रहे थे, 8 महीने में नहीं हुए, अगले 8 महीने भी नहीं होंगे। तो इसका क्या मतलब है, वो क्या चाहते हैं और मुल्क को किस जानिब ले जाना? दूसरी जानिब जो ऑडियो वीडियो लीक का सिलसिला जारी है, ऐसा लग रहा है कि ब्लैकमेल भी किया जा रहा है इमरान खान साहब को, खौफजदा भी है, अंडर प्रेशर भी है, वरना फिर ऑडियो लीक्स का सिलसिला तो इस तरीके से नहीं आया ना, ये तो एथिकली बहुत ही गलत है।
नहीं, मैं नहीं समझा, आप क्या फरमा रही हैं? सर मैं ये फरमा रही हूँ, मैं ये कह रही हूँ कि एक जानिब हम कहते हैं कि इस पूरे मुल्क को डैमेज करने के लिए, मईशत को तबाह करने के लिए सियासी बहरान के जिम्मेदार इमरान खान है, लेकिन दूसरी जानिब जो ऑडियो लीक्स का, वीडियो लीक्स का जो सिलसिला सामने आ रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि दूसरी साइड पर बहुत ब्लैकमेल करने की भी कोशिश की जा रही है, इमरान खान को डीपॉपुलर करने की भी कोशिश की जा रही है। तो आप नहीं समझते कि ये दुरुस्त है? कोर्ट में ये तो हम जानना चाहते हैं कि कौन है जो इस तरह की वीडियोस जारी कर रहे हैं, हम जानना चाहते हैं। ठीक। और हमें मालूम होना चाहिए कि कौन लोग हैं जिन्होंने ये सारी की सारी वीडियोस या ऑडियोस बनाई हैं और किस तरह की ये पाकिस्तान के अंदर क्या अखलाक बाख्तगी फैलाई जा रही है। एक तो जिन लोगों का अमल था, जो भी था, जिस तरह भी था, और वो हमारे लिए काबिल मुज़म्मत था, शर्मनाक था, लेकिन उसको फैलाना जो है, ये क्या उनका तरीकाकार है कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के लोगों को ये क्या चीज बताई जा रही है। तो हम जानना चाहते हैं कि ये कौन लोग हैं और किस तरह से ये कर रहे हैं। क्या इमरान खान जाएं और जनाब अजहर सिद्दीक साहब हमारे बहुत मोहतरम है, वो चले जाएं कोर्ट में और जाकर इसको वो करें कि जनाब पुना लोग, इदारे, अफराद, हुकूमत वो कर रहे हैं ऐसे, तो फिर उनके खिलाफ कोर्ट करें। मैं ये कहता हूं, बहुत शुक्रिया सीनियर तज़कियाकार नज़ीर लगारी और माहिर कानून अजहर सिद्दीक हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। और यकीनी तौर पर यह मामला इतना नहीं दिखाई दे रहा। तमाम जो जमातें हैं, दोनों जो पार्टियां हैं, वो कानून की अपनी अपनी तशरीह कर रहे हैं। माहिर कानून की भी राय हमने सुनी और ऐसा ये लग रहा है कि जो वफाक है वो भी मुश्किल में पड़ सकता है इस फैसले के बाद। प्रोग्राम में वक्त हुआ इसके साथ ही ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे और कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से। और वो कहा ना कि वो आया और वो छा गया, और तो बहुत ही दबंग एंट्री हुई है नजम सेठी साहब की। उन्होंने आते ही बड़ी हलचल मचा दी। क्या चेंजेस हुए हैं और क्या होने वाले हैं, डिटेल डिस्कशन होगी आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक। और अब कुछ बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जो हमने देखा कि खासकर इंग्लैंड सीरीज के साथ कि पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम है वो कितने मसाइल का शिकार है। तो इंग्लैंड से तारीखी शिकस्त का दाग लिए शाहीन नई उम्मीदों और नए वलवले के साथ न्यूजीलैंड की मजबूत टीम के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। और दौरा न्यूजीलैंड के टीम का अनवार अब ऐलान हो चुका है। बहुत सारे खिलाड़ी हमारे अनफिट भी हैं। बहरहाल फास्ट बॉलर हसन अली की टीम में वापसी हुई है और अजहर अली की जगह बल्लेबाज कामरान गुलाम को टीम में शामिल किया गया है। और न्यूजीलैंड की टीम भी पहुंच चुकी है। टिम साउथी की क़यादत में 2 टेस्ट मैचेस खेले जाएंगे पाकिस्तान में। टेस्ट सीरीज के बाद 3 वनडे मैचेस भी खेले जाएंगे। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट की जो कमेटी के नए सरबराह हैं नजम सेठी, उन्होंने ओहदा संभाल लिया है। और साथ ही साथ पहले इजलास के बाद उन्होंने कहा है कि अगर टीम का ऐलान ना हुआ होता तो शायद वो इसमें कुछ चेंजेस जरूर करते हैं। बहरहाल कमेटी के सरबराह हाँ, वो ये भी कह रहे हैं कि 4 साल के बाद ऑब्वियसली आए। और हमने देखा था अनवार के जब पास्ट में नजम सेठी ने क्रिकेट बोर्ड के जितने भी मामलात संभाले थे, तो कितनी मेजर तब्दीलियां नजम सेठी को अगर क्रेडिट दिया जाए इंटरनेशनल क्रिकेट के हवाले से आई, PSL का स्टार्ट, तो वो यही कह रहे हैं कि 4 साल बाद आए हो तो बहुत काम करना बाकी है। और आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की छुट्टी भी होने वाली है और होनी शुरू हो भी गई है। और डोमेस्टिक क्रिकेट की उन्होंने बात की है कि डोमेस्टिक क्रिकेट को ठीक किया जाएगा। डिपार्टमेंटल क्रिकेट जिससे ख़त्म कर दिया गया था इमरान खान के दौरे हुकूमत में, तो उसको भी वो बहाल करना चाहते हैं ताकि जो रोज़गार का सिलसिला है वो भी लड़कों का जारी रहे। साथ ही साथ भारत में वर्ल्ड कप के शिरकत के हवाले से नजम सेठी ये कह रहे हैं कि इस पर वो हुकूमत की राय ज़रूर लेंगे। हालांकि रमीज़ राजा का बड़ा क्लियर स्टांस था कि अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आएगी तो फिर हम भी वर्ल्ड कप खेलने नहीं जाएंगे। इरफान ज़हीर एनालिस्ट हैं, उन्होंने मैं ज्वाइन किया है। इरफान, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं नजम सेठी का वापस पीसीबी में आना? अपने दौरे हुकूमत में पहले भी काफ़ी उन्होंने इस तरह के काम किए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान वापस आई, PSL का स्टार्ट हुआ, कितना खुशाइन देख रहे हैं? क्या चेंजेस आ सकते हैं? जी बिल्कुल, अगर इसको हम 2 डेकेड में देखें तो मेरा ख्याल है कि सबसे बेस्ट न्यूज़ जो रहा वो नजम सेठी साहब का रहा। आप पॉलिटिकली तो चलें जो भी किसी से बात कर सकते हैं, बट अगर क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव में बात करेंगे तो जिस तरह अभी आपने 2-3 चीजें नाम ली, ये बिल्कुल इन क्रेडिट पे जाती हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट की रिवाइवल इनके क्रेडिट पे है, PSL का सारा क्रेडिट इनको जाता है। और जो मेरी नजर में सबसे बड़ा काम था वो ये था कि इन्होंने जो कैप्टन और कोच लगाए उस टाइम के अंदर, सरफराज अहमद और विकी आर्थर का एक कॉम्बो जो बना,
उसमें पाकिस्तान 2 साल T20 में नंबर 1 रहा, चैंपियन ट्रॉफी हमने जीती। और ये जो लड़के जो आप अभी भी टीम में खेल रहे हैं, ये सब वही लड़के हैं जो 7-8 लड़कों की आप बात करते हैं, ये सब PSL के उसी दौर में आए। और फिर जिस तरह मिकी आर्थर जैसा स्ट्रॉन्ग एक कोच लगाया, तो ये सारा उसी का समर था कि आपकी जो फतूहात है वो आना शुरू हुई। बट अनफॉर्चुनेटली उसके बाद कोच को भी हटा दिया गया, कैप्टन भी चले गए और फिर एक डिक्लाइन का सिलसिला शुरू हो गया। तो क्रिकेटिंग पर्सपेक्टिव में तो मेरा ख्याल है कि 2 डेकेड का सबसे बेहतरीन काम जो हुआ वो इन्हीं के दौर में हुआ। और अभी भी काफी उम्मीद है, जिस तरह इन्होंने कहा, आपने भी वही बात की कि अगर ये टीम अनाउंस ना करते एक दिन पहले, तो हमें लगता है कि उन्होंने जिस तरह का अंदिया दिया कि कैप्टन और कोच भी शायद चेंज हो जाते और शायद आपको नए नाम सुनने को मिलते। बट मेरा ख्याल है कि शायद ये एक सीरीज ऐसी है जिसको देखेंगे, T20 को भी आगे, ODI भी आ रहे हैं टेस्ट के बाद, उसके बाद एक लंबा गैप है, क्योंकि उसके राइट आफ्टर दैट फिर आपका PSL शुरू होगा। PSL के बाद फिर आगे आपको कोई सीरीज आएगी, तो 2-2.5 मंथ का गैप मिलेगा इनको काम करने के लिहाज से। तो मेरा ख्याल है कि फिर उसकी तरफ जीत जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी अब से सुनने को मिल रहा है कि 2014 वाला आइन बहाल होगा, जो क्लब क्रिकेट है वो भी पाकिस्तान दोबारा से रिवाइव होगी। खान साहब के दौरे हुकूमत में 2 के क्रिकेट के हवाले से एक्सपेक्टेशंस ये थी कि बहुत ज्यादा काम होना चाहिए, ग्राउंड्स बनने चाहिए, क्रिकेट फोकस होनी चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली हमें देखा कि क्रिकेट तवज्जो या तरजीहात में शामिल नहीं थी। सो PCB की जिम्मेदारियां नजम सेठी को उस तरीके से देना, या जो कमेटी बनाई गई है उसकी सरबराही कर रही है, तो काफी खुश आइंद दिखाई दे रहा है इनिशियली सारे मामला। देखिए, इसमें 3 चीजें एजेंडा है। अभी 120 दिन का एड हॉक किस्म का एक इनको रोल दिया गया है, तो 120 डेज के अंदर ये कमेटी काम करेगी, जिसके अंदर 14 लोग हैं, मेंबरान हैं, ये कमेटी के हेड हैं। तो जिम्मेदारी तो ऑब्वियसली एज अ चेयरमैन की करेंगे, लेकिन ये 120 डेज के बाद बोर्ड फिर 2 नामों को आगे कैबिनेट के थ्रू, इनको बोर्ड के थ्रू इनको आगे फॉरवर्ड करेगा PM साहब को, और PM फिर दोनों में से किसी एक को अपॉइंट करेंगे, क्योंकि सारी अथॉरिटी अभी भी मोस्ट ऑफ द राइट्स जो है वो PM के पास है एज ए पैटर्न इन चीफ। अब देखिए, उन्होंने 2-3 चीजों का एजेंडा इनको दिया 120 दिन के अंदर। एक तो आइन को बहाल करना, और सबसे इम्पोर्टेंट क्लब क्रिकेट जैसे आपने बोला, और उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज डिपार्टमेंटल क्रिकेट को रिस्टोर करना। अभी तो ये सब उसके ऊपर काम करेंगे, क्योंकि डिपार्टमेंटल क्रिकेट आपकी वो क्रिकेट है जिसने आपको शुरू से क्रिकेट को फ्लरिश किया, लड़कों को रोजगार दिया। और एक जो सेकंड ईयर था, अभी जैसे एक बिजनेस स्ट्रक्चर लेके आए खान साहब, जिसमें 6 टीमों का कॉन्सेप्ट था। अच्छा, दोनों के अंदर प्लस और माइनस है। डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद करने से लड़के बेरोजगार हुए, और आपका जो 8 ईयर उसके नीचे B टीयर था। B टीयर वो कि अगर आपके लड़के 6 लड़कों का जो 6 टीमों का स्ट्रक्चर है, उसके नीचे लड़का उसमें कैसे आएगा PCB कैबिनेट के अंदर, तो नीचे आपको सपोर्ट उसने करनी थी। मैं पर्सनली तौर पे अगर मेरी राय पूछे, तो मेरा ख्याल है कि दोनों को पैरेलल चलना चाहिए। उसके भी बेनिफिट है, किसके भी बेनिफिट है। बट होता क्या है कि जब ये वो प्रीवियस गवर्नमेंट ने खत्म कर दिया, इन्होंने आके रीजनल स्ट्रक्चर को खत्म कर देना है, तो आपके बैलेंस आउट नहीं कर पाएंगे। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि ये दोनों स्ट्रक्चर पैरेलल चल सकते हैं। एक को आप एक कैटेगरी में रखें, दूसरे को दूसरी में रखें, और दोनों को पैरेलल लेके चलें। ऑब्वियसली अब हर बोर्ड की, हर PM की, हर गवर्नमेंट की अपनी सोच होती है, बट होपफुली मेरी बहुत जल्द मीटिंग एक्सपेक्टेड है, हमने उनसे बात करनी है। टाइम ठीक है इरफान, आप ये समझते हैं, नजम सेठी हमने देखा कि क्रिकेटर्स की बातें हैं, आपको लग रहा है कि मोहम्मद आमिर और जो सलमान बट हैं उनकी वापसी भी हो सकती है? देखिए, सलमान बट की तो एज शायद ज्यादा हो चुकी है और वो शायद उस तरह खेल भी नहीं रहे, तो उनका थोड़ा तो मुझे मुश्किल लग रहा है। हाँ, मोहम्मद आमिर की बात आपने बिल्कुल ठीक कही, क्योंकि उन्होंने रिटायरमेंट ली थी मिसबाह हक और वकास यूनुस की वजह से, उनके जो एटीट्यूड के बाद। और उसके बाद जब जैसे ही वो दोनों कोचिंग से गए, तो साथ रमीज राजा आ गए। तो रमीज राजा के साथ भी उनके जो मरासम थे वो बड़े अच्छे नहीं थे, और उनका जो स्टांस था कि मैंने जिसके ऊपर कोई डेंट है, कोई किसी किस्म को एलिगेशन है, मैंने नहीं रखना। तो आमिर से मेरी गाय बखा बात होती रहती है, और वो पाकिस्तान खेलने के लिए भी कीन है, बट उनको पता था कि ये मैनेजमेंट शायद उनको चांस नहीं देगी, तो इसीलिए उन्होंने रिटायरमेंट वापस नहीं ली। और मेरा ख्याल है कि अगर PSL में आमिर अच्छा परफॉर्म करते हैं, तो शायद ड्यूरिंग PSL या उससे पहले ही वो रिटायरमेंट वापस ले लेंगे। और सेठी साहब को मैं जानता हूँ, इरफान दौरा न्यूजीलैंड अभी सर पर है, और उसके बाद PSL ऑब्वियसली आप भी उसका तस्करा कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इन फ्यूचर कप्तानी के हवाले से भी कुछ बोल्ड डिसीजन सामने आ सकते हैं, और कौन कौन से नाम हो सकते हैं फेवरेट? देखिए, एक तो नाम जैसे मेरा ख्याल है कि सरफराज का ऑलरेडी है। अभी मुझे लगता है कि 2-2.5 साल की क्रिकेट शायद उनमें बाकी है,
तो एक सरफराज एक ऐसा कैंडिडेट है, क्योंकि रिजवान की परफॉर्मेंस भी कंटिन्यूसली डिक्लाइन की तरफ जा रही है। ठीक, तो सरफराज हो सकता है कि दोबारा आप देख सकते हो। एक दूसरा शादाब बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है वाइट बॉल के अंदर, क्योंकि शादाब ने जिस तरह की परफॉर्मेंसेस दी है और शादाब एक अच्छे ऑलराउंडर के तौर पे नजर आ रहा है बैटिंग में और बॉलिंग में, तो शादाब को भी कंसीडर किया जा रहा है। तीसरा नाम बड़ा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है शाहीन शाह अफरीदी, बट उसकी अभी फिटनेस के मसले नहीं खत्म हो रहे। अगर तो उनकी पीएसएल में फिटनेस बेहतर हो जाती है, वो अपनी पूरी फॉर्म गेन कर जाते हैं, तो मेरा ख्याल है माना जाएगा। बट मेरा ख्याल है उनको शायद अभी वाइस कैप्टन के रोल में आप देखेंगे। इन दो नामों पे ज्यादा बात हो रही है और शायद इन्हीं दोनों में से किसी एक को आप देखेंगे कि कैप्टन लगाया जाएगा। ठीक है इरफान, अगर कैप्टन की बात करें, बाबर आजम पर खासी तनकीद हो रही है। उनकी जो अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थी वो भी मुतासिर दिखाई दे रही है। अब कप्तानी के बाद आप क्या समझ रहे हैं? उनकी जो हिकमत अमली है खिलाड़ियों को इस्तेमाल करना है, उस पर उस तरह से उनकी ग्रिप नहीं रही। नहीं, देखिए उसमें मार हमेशा कहा जाता था लर्निंग कैप्टन है, बट अनफॉर्चुनेटली हमने कहीं भी लर्निंग नहीं देखी। आप चाहे टेस्ट मैचेस देख लें, T20 वर्ल्ड कप देख लें, T20 वर्ल्ड कप का फाइनल है तो नवाज को सिर्फ एज ए बैट्समैन खिला दिया, उनसे बॉलिंग नहीं करवाई। अभी फहीम अशरफ से लास्ट टेस्ट मैच में आपने देखा, उन्होंने कहा मैं भूल गया उससे बॉलिंग कराना, ठीक है, मुझे रेंज में नहीं रहा। तो अगर आपके कैप्टन के पास ये अप्रोच नहीं है कि वो आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, ऐसी चीजें लेके आता है, इनोवेशन लेके आता है, और इससे ऑन टॉप ऑफ इट सबसे इंपॉर्टेंट काम जो है ना, वो दिलेरी है, जो बेन स्टोक्स के अंदर आपको नजर आई होगी। इस तरह के बोल्ड डिसीजन लेना, लड़कों के आगे सामने खड़े रहना, उनको पूरा बकअप करना, उनको ऐसी अप्रोच के साथ। टाइम का मैं कमेंट आपका जरूर लेना चाहूंगी। जो हमने वर्ल्ड कप से पहले भी देखा, पाकिस्तान बोर्ड और जो बीसीसीआई के बीच में जो एक हम रिफ्ट देख रहे थे, एशिया कप के हवाले से खासकर जो इतलात सामने आ रही हैं, जो खबरें गर्दिश कर रही हैं, आपको लगता है कि ये मामलात भी तय हो पाएंगे नजम सेठी के टेक ओवर करने के बाद इस तरीके से? देखिए नजम सेठी के पास एक और स्किल भी है, ये बड़ा डिप्लोमेटिकली चीजों को लेके चलते हैं और ये इनकी कोशिश होती है कि फामो तफहीम के साथ चीजों को सेटल डाउन किया जाए जी। रमीज राजा के क्रेडिट पे ये जरूर जाता है कि वो स्टांस जरा सॉलिड लेते थे इस चीज के अंदर, सिर्फ एक क्रेडिट उनको जरूर जाता है जिस तरह उन्होंने बड़ी टीमों के अगेंस्ट स्टांस लिया और एक अच्छा वाइब्रेंट किस्म का मैसेज देते थे। बट सेठी साहब की पर्सनैलिटी ऐसे नहीं है, ये काम करते हैं लेकिन जरा अच्छे एमिकेबली करने की कोशिश करते हैं। तो सेठी साहब के पास ये उनके जिस तरह के उनके सारी इंटरनेशनल फोरम के ऊपर उनके वाबत भी है, तो मेरा ख्याल है सेठी साहब करेंगे जरूर, लेकिन और जेस्चर में करेंगे। ये शायद आपको न्यूज की हेडलाइन ही नजर आएगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया इरफान ज़हीर हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे और उनका यही कहना था कि पाकिस्तानी टीम में चेंजेस की तो यकीनी तौर पर ज़रूरत है, क्योंकि जो दौरा न्यूजीलैंड है वो भी अब बहुत अहम है उस सीरीज के बाद जिसमें हमें व्हाइट वॉश का सामना करना पड़ा है। बिल्कुल, और प्रोग्राम में वक्त हुआ इसके साथ ही ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। सियासी मंजरनामे से एक बार फिर से खबर शामिल करेंगे, जहां वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को डी नोटिफाई कर दिया गया है और जो सियासी सूरत हाल है वो काफ़ी ख़राब दिखाई दे रही है। न्यू न्यूज़ के कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद हैं गवर्नर हाउस के बाहर अब्दुल वहाब और शाराए दस्तूर से हमें ज्वाइन करेंगे शहराज अहमद शहराजी। उनसे हम मजीद अपडेट्स लेंगे कि अभी वहाँ पर क्या मनाजिर हैं। वहाब, आप ये बताइएगा गवर्नर हाउस के बाहर आप क्या मनाजिर देख रहे हैं, क्योंकि PTI की जानिब से कहा गया था कि अब वो एहतजाज करेंगे गवर्नर हाउस के सामने। जी बिल्कुल, गवर्नर हाउस के बाहर अगर इस वक्त बात करें तो सूरत हाल नॉर्मल है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें रेंजर्स और FC एहलकारों को जो है वो यहाँ पर तैनात बुला लिया गया था कल ही, और उसके बाद कल एक अहम इजलास जो है वो गवर्नर हाउस के अंदर गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान की ज़ेर सदारत हुआ था, जिसमें राना सनाउल्लाह और अताउल्लाह तारर मलिक अहमद खान समेत दीगर लीगी रहनुमा जो है वो मौजूद थे। और रात जो है वो शाम पड़ते ही PTI की जानिब से जो है वो गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज भी किया गया, और उसके बाद अगर बात करें तो रात तकरीबन 12 बजे के बाद जो है वो गवर्नर पंजाब मोहम्मद बलीगुर रहमान ने जो है वो चौधरी परवेज इलाही को बतौर वज़ीर आला जो है वो उन्हें वहाँ से ओहदे से हटाया, उनका डी नोटिफाई उनको किया और इसका बाकायदा नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया, जिसके बाद चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत जो है वो रात को ही इजलास तलब किया गया और उसमें इजलास में स्पीकर पंजाब असम्बली
अगर बात करें, उसके अलावा तो दीगर जो PTI के रहनुमा और कानूनी माहिरीन थे वो मौजूद थे और आइंदा के लाहे अमल और कानूनी जो है वो मुशावरत की गई इस हवाले से। और आज सुबह भी जो है वो दोबारा पिटीशन भी दायर कर दी गई है कि जो गवर्नर ने एक इकदाम किया चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला से हटाने का, जो नोटिफिकेशन जारी किया उसको जो है वो चैलेंज किया गया है। उसकी पिटीशन जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर कर दी गई है और इस हवाले से जो है वो अभी यहाँ पर गवर्नर हाउस के बाहर जो है वो सूरत हाल फिलहाल नॉर्मल दिखाई दे रही है। अभी तक कोई PTI की जानिब से ऐसा एहतजाज या धरने का ऐलान जो है वो सामने नहीं आया, लेकिन इससे पहले ही अगर बात करें तो गवर्नर हाउस के पास सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजाम भी कर दिए गए हैं और यहाँ पर जो है वो पुलिस भी मौजूद है और उसके साथ अगर बात करें तो रेंजर्स FC भी गवर्नर हाउस के अंदर मौजूद है ताकि किसी भी नाखुशगवार वाक़े से जो है वो अब्दुल वहाब आप साथ ही कनेक्ट रहिएगा। शराज अहमद शराजी के जानिब बढ़ती हूँ। शराज, बताइएगा इस वक्त वफाकी दारुल हुकूमत का जो सियासी मौसम है किस तरह से है? मुलाकातें, मुशावरत या बैकडोर डिप्लोमेसी, इस्लामाबाद में क्या चल रहा है? देखिए नबीहा, इस्लामाबाद का जो मौसम है वो तो इंतहाई सर्द है, लेकिन जो सियासी मौसम है इंतहाई गर्म है, पारा इंतहाई हाई है और शेर इक़्तिदार है। तो तमाम जो सियासी मंजरनामा है उसका मंजर इस्लामाबाद होता है। आज अगर मैं बता चलूँ आपको तो चूँकि जब पंजाब में गवर्नर की जानिब से जो है वज़ीर आला को डी नोटिफाई किया गया तो उसके बाद विफाक में भी तैयारियाँ जारी है और सदर मुमलिकत को ख़त लिख दिया गया है। इसके बाद देखना होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो उनके इत्तेहादी जमातें हैं उनके पास क्या ऑप्शन है। लेकिन यहाँ पर काबिल गौर बात यह है कि कल फवाद चौधरी की जानिब से समाजी राब्तों की वेबसाइट पर ये कहा गया कि अगर गवर्नर के पास ये इख्तियारात है कि वो वज़ीर आला को डी नोटिफाई कर सकते हैं तो फिर सदर मुमलिकत के पास भी ये इख्तियारात है कि वो जो है वज़ीर आज़म को जो है डी नोटिफाई कर सकता है अगर वो इजलास बुलाए। तो इजलासों की बात है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर बात करी जाए तो इस वक्त तहरीक इंसाफ के अंदर भी इख्तिलाफात सामने आ चुके हैं इस्तीफों के मामले पर, ख़ासतौर पर चूँकि 30 से ज़्यादा जो अरकान कौमी असम्बली है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्होंने हमारे ज़राए के मुताबिक इस्तीफ़ा देने से इनकार कर दिया और इसीलिए कल के इजलास में जो कल कौमी असम्बली का इजलास था उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अरकान थे वो शामिल नहीं हुए। उन्होंने स्पीकर के रूबरू पेश होकर इस्तीफ़े नहीं दिए। तो वो भी जो है इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान है वो भी शशो पंच का शिकार है। बनीगाला मुकम्मल तौर पर वीरान हो चुका है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान के ऊपर तमाम तर नजर है कि क्या आज वो जो गवर्नर पंजाब में जो काम किया है, जो डी नोटिफाई किया वज़ीर आला को, उसके खिलाफ आज शहरी इक़्तिदार में एहतजाजी मुजाहरे कर रहे हैं या नहीं। लेकिन दूसरी जानब अगर देखा जाए तो जो हुकूमत है और जो उनके इत्तेहादी जमात के जो अरकान है वो भी इस फैसले पर जो है खासा खुश दिखाई दे रहे हैं। और कल जब पार्लियामेंट के इजलास में जब मैंने उनसे बात की गवर्नर राज के हवाले से खास तौर पर, तो उनका ये कहना था कि अगर पंजाब में गवर्नर राज लगता है तो उसके जिम्मेदार इमरान खान होंगे, क्योंकि वो अपनी ज़ाती अना ज़ाती बोगस की वजह से जो है इस हद तक आ गए हैं कि अब हमें जो है पंजाब में इस तरह करना पड़ रहा है। लेकिन दूसरी जानब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से और ख़ास तौर पर वज़ीर आला पंजाब की जानिब से कहा गया है कि वो अब गवर्नर पंजाब के फैसले पर जो है अदा आ जाएंगे। तो उस पर अरकान पार्लियामेंट का कल ये कहना था कि जो सियासी फैसले हैं वो कभी भी अदालतों में नहीं होने चाहिए, क्योंकि इस मुल्क के अंदर पार्लियामेंट है, सूबाई असम्बलियाँ है, तो जितने भी सियासी फैसले हैं वो असम्बलियों में ही होने चाहिए और इसके लिए अदालत जाना नहीं चाहिए। तो आज देखना होगा कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो मुस्लिम लीग काफ के अरकान है वो कोर्ट जाते हैं, हाई कोर्ट जाते हैं, या फिर वो सुप्रीम का जो दरवाज़ा है सुप्रीम कोर्ट का वो करताते हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाहराए दस्तूर से शहराज अहमद शराजी और लाहौर गवर्नर हाउस के बाहर मौजूद थे अब्दुल वहाब, आप लोगों ने हमें अपडेट किया और सूरत हाल अभी यही सामने आ रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, काफ लीग हो या वफाकी हुकूमत हो, काफ़ी शशो पंच का शिकार हैं और जो कानूनी और आइनी माहिरीन हैं वो भी यही कहते दिखाई दे रहे हैं कि इस मुश्किल फैसले के बाद हुकूमत भी कहीं ना कहीं फंसती दिखाई दे रही है। हुकूमत भी हो सकता है कि एक बंद गली की जानिब बढ़ चुकी है। अनवार, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और अब एक खूबसूरत शख्सियत का तस्करा करेंगे हमारे प्रोग्राम में। कल भी हमने अपने प्रोग्राम में म्यूज़िक इंडस्ट्री की बात की थी और गुलकारों को हमने इन्विटेशन दिया हुआ था, उनसे मुलाकात आपकी करवाई थी। पाकिस्तान में हम बात करते हैं मलिका तरन्नुम मैडम नूर जहां, जिनको बिछड़े नाजरीन 22 बरस बीत चुके हैं, लेकिन अगर कहा जाए कि आज भी उनकी जो मौसीकी, उनकी जो आवाज़ है वो कानों में रस घोलती है, तो ये कहना हरगिज़ गलत नहीं होगा। 1000 से ज़ायद फिल्मों में आपने काम किया और अनवार 6 दहाइयों तक पाकिस्तान की म्यूज़िक इंडस्ट्री के साथ वाबस्ता रही और आई थिंक के आज भी
उनका कोई सानी नहीं है मैडम का कोई और भी। सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री ही की बात नहीं है, जिस तरह से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, उनकी एक मिसाल दी जाती है और अभी तक हम देख रहे हैं कि इस तरह की मिसाल दोबारा कायम नहीं हो सकी। इस तरह के जो लोग हैं वो हमें दोबारा से नहीं मिल सके, जिस तरह के गीत उन्होंने गाए हैं, जिस तरह की ज़िंदगी उन्होंने गुजारी है। तो इसी पर हम बात करेंगे। हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है डॉक्टर उमर आदिल ने। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। एक बार फिर से आपसे मुलाकात हो रही है। तो एक महीने में दूसरी दफ़ा तो इट्स अ वेरी गुड थिंग। तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि 22 बरस बीत चुके हैं, लेकिन मैडम की जो हम पल्ला कोई शख्सियत हमने ऐसी नहीं देखी है जिस तरह उनके अगर काम की बात की जाए, उनके प्रोफेशन की बात की जाए, म्यूजिक को लेकर बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बात करें, उन्हें कोई भी अभी तक बीट नहीं कर सका। मेरी जान एक बात आपको बताऊं, मैं अब से थोड़ी देर पहले जो सेगमेंट्स आप कर रहे थे और अब सेगमेंट का मुआवजा कीजिए। अब तक हम लोग एंग्जाइटी बेच रहे थे, सनसनी बेच रहे थे। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द विंटर वेकेशन। लाहौर में इस वक्त मौसम ऐसा है जैसे क्रिसमस कार्ड हो, लेकिन आग लगी हुई है। आप यकीन कीजिए इस क्रिसमस कार्ड के ऊपर एक झक्कड़ चल रहे हैं गंदगी के, हसूले जर और हसूले इक्तदार के लिए। और आप यकीन कीजिए कि फिर मैडम का हम जिक्र करते हैं, एक खातून जिसने 70 साल तक इस मुल्क और इस मुल्क के सुनने वालों और देखने वालों को ताजगी बख्शी है। एक बोझल और बंजर कौमी जिंदगी के अंदर तरावट और थोड़ी बहुत रंगीनी बख्शी है। तो हमारे असल मोहसिन कौन हुए, हमें किसने अब तक जांबर किया हुआ है बहसियत एक नेशन के। मेरी बात को जरूर समझिए। आई केम टू दिस स्टूडियो इन द मॉर्निंग वेरी हैप्पी एंड आई जस्ट वॉच्ड अ फ्यू मिनट्स ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। रियली इट डिप्रेस्ड मी नो एंड। मुझे लगा कि जैसे मेरा मुल्क के अंदर एक तमाशा लगा हुआ है और हम तमाशबीन नहीं हैं, हम मजबूर लोग हैं जिनको ये तमाशा दिखाया जा रहा है। यकीन करें कि मैडम जैसे और बहुत सारे फनकार भी होंगे, मैडम का कोई सानी नहीं है, मगर आज जो मैं बात करना चाहता हूं वो ये है कि काश इनको बहसियत सिंगर ना समझें। सिंगिंग वॉज वन टूल, वन मीन्स। ये औरत ऐसी औरत थी कि इसने 70 साल तक मर्दों की दुनिया में और एक ऐसे शोबे में कि जहां पे मर्दों की पूरी इजारादारी थी और औरत की बहुत एक्सप्लॉयटेशन थी। फ्रॉम द लेट 20s up till 2000 she continued to work in the film industry over about 7.5 decades और आप यकीन कीजिए she always remained relevant। इन्होंने कभी कोई जिनसी हरासगी का मुकदमा नहीं किया था कि मेरे साथ ये हुआ। अपनी कन्विक्शन इतनी स्ट्रांग थी कि हाँ ये मुकाबला करना पड़ता है, इसके लिए कुछ और सहारे। और बात सुनिए कि असल किस्सा ये है, एक औरत जो मुकम्मल खानदान की किफायत कर रही है। मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ कि मैडम वॉज वन वुमन फेमिनिस्ट तहरीक ऑफ पाकिस्तान। असल बात यह है, जो फ़र्क मैं नबीहा को बताना चाहता हूँ वो ये है, हमारे यहाँ जब औरत अब एम्पावरमेंट मांगती है तो सबसे पहले अपना निस्वानी रूप बदलती है। एक गम से खेड़ी पहन ली, सफ़ेद लट्ठे की शलवार पहन ली, ऊपर बैंड वाला कुर्ता, ठा 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 बाल कटवा लिए। औरत से ज़्यादा हसीन चीज़ मेरे ख्याल में कायनात में कोई नहीं होगी। उसको अपनी निस्वानियत, अपना सिंगार, अपना निखार, अपनी ताजगी और जो वजूदे जन के साथ रंग हैं उनको क्यों तर्क करना पड़ता है कि जब वो कामयाब हो। ये मैडम जैसी औरतें हैं कि जिन्होंने खुदादा सलाहियतें, अपना हुस्न जमाल हर चीज इस्तेमाल करते हुए औरत की बेहतरीन मिसाल बन के औरत को एम्पावर किया है। भैया बात यह है कि आज 4 दिन कोई नहीं रहता अपनी जगह पे। मैं एक छोटी सी मिसाल में, चूंकि आप न्यूज मॉर्निंग कर रहे हैं ना, यकीन कीजिए पिछले 6 महीने में आईजी पंजाब देखिए इस तरह बदले जा रहे हैं जैसे ताश के पत्ते उड़ाए जाते हैं। मैं खास तौर पे पुलिस वालों को ये कहना चाहता हूं, अगर आपको हर्ट किया तो बड़ा अच्छा, मेरा मकसद पूरा हो गया। बाहर तो ठीक है। 70 साल तक आपने ट्रेंड में रहना, आपको कोई हटा ना सके। आपके ख्याल में कि ये कन्विक्शन की हद नहीं है? ये क्या अपने आप को री इन्वेंट करने की और अपनी पोजीशन पे स्टेड फास्ट रहने की हद नहीं है? इसके लिए बड़ा कैरेक्टर चाहिए जी। उनके गाने, उनकी आवाज और जिन्होंने पाकिस्तान के लिए काम किया, पाकिस्तान से बाहर भी काम किया, ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट। अभी जो एक उनकी येलो साड़ी में जो इंटरव्यू हम देखते हैं, वो सोशल मीडिया का टाइम नहीं था, बहुत सारे हर एक के हाथ में मोबाइल फोन, कैमरा, रिकॉर्डिंग नहीं होती थी। लेकिन आज भी अगर हम वो इंटरव्यू मैम का देखें तो उसमें एक विजनरी खातून हमें दिखाई देती हैं जिसने अपनी लाइफ में बोल्ड डिसीजन भी लिए हैं, जो अच्छा बुरा समझती भी हैं और
क्या कमाल का इंटरव्यू है, क्या कमाल की शख्सियत है। खुशी है कि आपने वो येलो साड़ी वाले इंटरव्यू का जिक्र किया। आप उसकी क्वालिटी से अंदाजा लगाइए कि वो पाकिस्तान के किसी चैनल का नहीं है। ये बिल्कुल मेरी जवानी का, हाँ नहीं जवानी नहीं, सॉरी मेरे बचपन का वाकया है। ये एक प्रोग्राम आता था जो चैनल 4 पे चलता था, उसका नाम था सॉन्ग्स एंड मेमोरीज, और ये लंदन से खातून आती थी यहाँ पे रिकॉर्ड करने के लिए। मैडम का खास तौर पर ये किया गया। ये पूरा इंटरव्यू देखने से ताल्लुक रखता था, जो असल में था। बाद में थोड़ा सा एडिट किया गया, लेकिन ऐसा खास नहीं। इसमें मैडम ने तमाम तर मुलायमत के साथ एक पूरे जमाने का जिक्र किया, अपने राइवल्स का जिक्र किया, और उन माशाल्लाह डिक्टेटर्स का जिक्र किया जिनके साथ मैडम ने अपने तवील करियर के अंदर निभा किया। हमारे यहाँ हमेशा ये होता है कि ये हुकूमत का फेवरेट है, ये नहीं है। अरे क्रिकेट बोर्ड क्या चीज़ है, आपने आते उससे क्रिटिसाइज कर दिया, नहीं भाई वहाँ वो मेरा मतलब बैठेगा, वो बैठेगा, वो बैठेगा। हम कितने सहारे चाहते हैं, कितनी बेसाखियाँ चाहते हैं कि हमारी हुकूमत कायम रह सके और चल सके। कभी गौर किया आपने? मैडम को कभी कोई फिक्र नहीं थी। अयूब खान साहब से शुरू हुई हैं, दरमियान में यहिया खान साहब भी आए हैं, और उसके बाद मुशर्रफ साहब तक पहुंची हैं। मजाल है कि कोई मिलिट्री डिक्टेटर मैडम के साथ कोई सींग अड़ा सका हो, बल्कि सब के सब दरअसल उनकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुए, कुछ कम और कुछ ज्यादा। बाहर तो कहने का मतलब यह है कि दिस इज हाउ डाइवर्स यू आर, हाउ डिप्लोमेटिक ऑफ हर that she dealt with so many military dictatorships and also so-called democratic setups, but she never faltered. She remained very, very, very courteous and diplomatic to everybody. मेरा कहने का सिर्फ मतलब यह है, जिन लोगों को अपने काम पे यकीन होता है, उनको बैसाखियों की जरूरत नहीं होती। लेकिन बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं कि सोशल मीडिया का दौर नहीं था। एक बात बताओ, मैं सारा इंटरव्यू जो है वो उसको न्यूज मॉर्निंग का बना रहा हूँ कि नहीं बना रहा? बिल्कुल बना रहे हैं। अच्छा, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह से पहले सोशल मीडिया का दौर नहीं था, और जिस तरह से आप भी ये बता रहे हैं कि तकरीबन 7 दहाइयाँ मैडम ने जिस तरह से गुजारी हैं जिस कन्वेंशन के साथ, तो अभी सोशल मीडिया का दौर भी मौजूद है, आप लोगों तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं, इट्स वेरी इजी टू कम्युनिकेट, लेकिन फिर भी वो सलाहियत जो अब खवातीन हैं, जो आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, उनमें वो सलाहियत अभी भी मौजूद नहीं है। एक एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है कि 22 बरस गुजर चुके हैं, वो जा चुकी हैं, फिर भी उनसे नहीं सीख पा रहे, क्या वजह है? मेरी जान इसलिए कि ना वो ऐसी मेहनत को करने वाला है, और दूसरी बात है कि रोज़ अल्लाह ताला अपनी तख्लीक के मोजज़े पैदा नहीं करता। ही इज़ वेरी सिलेक्टिव। उसको पता है कि मैंने अजमत बहुत कम लोगों को देनी है ताकि अजमत अजमत रहे, और अजमत और कमतरी के अंदर एक फ़र्क वाज़े रहे। दूसरी बात यह है, भैया जो कुछ उसने आपको दिया, आपने उस पर कितनी मेहनत की, कितनी कुर्बानियाँ दी, कितनी रियाजत की, क्या क्या आपने सोचा कि ये मुझे छोड़ना पड़ेगा। जब ये सब चीज़ें होती हैं तो फिर बरकत अता होती है। हमारे फ़नकारों को सब बरकत नहीं चाहिए। हमारे फ़नकारों को इंस्टेंट फेम, इंस्टेंट सक्सेस, इंस्टेंट मनी और फिर इंस्टेंट डेथ चाहिए। वाकई उसके बाद जो लड़की 4 साल पहले कामयाब हुई, हमारे यहाँ एक्चुअली सोशल मीडिया ने नहायत बोंगी चीजों को 1 मिनट के लिए इंस्टेंट स्टारडम दे दिया है। बिल्कुल। अब जितना जल्दी स्टारडम ऊपर, से भी कम, 7-6 सेकंड्स की, 7-6 सेकंड की, बिल्कुल आपने सही कहा। तो उसकी शेल्फ लाइफ कितनी होगी? बहुत कम। आप लोग कहते हैं ना कि हमारे यहाँ सोशल मीडिया पाया, आप लोगों से बहुत पहले और मुझसे भी बहुत पहले एक चीज ऐसी थी which would combine the entire subcontinent into one, that was radio, एयर इंडिया रेडियो। वो रेडियो जो है वो हर एक के कान में, हर दुकान में, हर घर में, हर जगह पे मौजूद होता था। रेडियो का आपने अच्छा तस्करा किया, मैडम के इसी इंटरव्यू में उन्होंने तस्करा किया कि जिस तरह से पाकिस्तान जब जंगी हालात से का शिकार था, तो किस तरीके से किन हालात में रेडियो पहुंचती थी, और वहाँ जब वो गाना, उनकी आवाज जाती थी, तो किस तरह से वो एक जज्बा उभर कर आता था। और ऑब्वियसली अगर आज भी अनवार हम वो गाने सुने, वो मिल्ली नगमे या वो गीत सुने, तो वो यू नो आ जाते हैं। अच्छा, और लता मंगेशकर जिनको इंडिया में क्या ही कहा जाए, मैं लता जी का जिक्र करना चाहता हूँ। दिस वाज द ईयर दैट यू नो, लता जी का मामला ये था, अगर मैंने वाकई किसी को मैडम की सही इज्जत करते देखा है तो वो लता जी को देखा है। वो खुद भी इंतहाई इज्जत के उस मकाम पे थी, इंसान तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं हमेशा समझता हूँ कि हीरे की कदर जौहरी जानता या ना हो, मगर हीरे को हीरे का पता होता है कि मैं एक तारीख कान के अंदर किस कदर गर्मियों और प्रेशर का शिकार होकर कोयले से हीरा बनाऊं। तो कभी आप इन दोनों खवातीन को एक दूसरे का जिक्र करते देखें। आज है राइवलरी का दौर, उसने उसको क्या कहा, उसने उसको क्या कहा। वो खवातीन जो आज 15 साल हो गए, जिन्होंने कैमरे की शक्ल नहीं देखी, वो आज तक बैठ कर लड़ी है, मैं नंबर 1 हूँ, मैं नंबर 2 हूँ, मैं नंबर 1 हूँ, नंबर 2 गुजर गई, तुम नंबर 2000 हो गई। गुफ्तगू थोड़ी सी और भी, आई एम श्योर कि आप इस पे मजीद बात भी करेंगे, और थोड़ा सा मैं एक जरा बारीक नुक्ता भी छेड़ने वाली हूं कि हम हमारे यहाँ हीरोज क्यों नहीं जनरेट करते हैं, या उनको हीरोज हम क्यों नहीं बनाते हैं। फॉर एग्जांपल इकबाल की हम बात करते हैं, इकबाल को हमारे से ज्यादा वेस्ट में ज्यादा ओन किया जाता है, हम उस तरह से हमारी नौजवान नस्ल नहीं जानती है। इसी तरह मैडम
के बारे में भी कहा जाता है कि जो इंडिया में जो उनको शोहरत, जो बुलंदी, जो मोहब्बत मिला, आज भी वो कहते हैं कि मैडम नूरजहां हमारी हैं। तो हम हमारे यहाँ हीरोज को हीरो क्यों नहीं बनने देते? बेटा इसलिए कि हमें जिस चीज के अंदर डाल दिया गया, जिस रट में, उसमें हमें सोचने का वक्त ही नहीं है। एक आदमी सुबह उठता है, ही लुक्स एट द टेलीविजन, ही फाइंड्स कि आज ये तबाही मची हुई है जो उसकी जिंदगी को बराह रास्त तो शायद असरअंदाज ना करे, लेकिन सारे दिन के उसका मूड खराब हो जाता है। उसके बाद वो बेगम कहती है भाई आज गोंगलू ले आई, वो गोंगलू लेने के लिए 100 रुपए लेके जाता, पता था गोंगलू 400 रुपए किलो। समझ आ रही मेरी बात की? जिस कौम को आपने दबा के, जलील करके, इम्पोवरिश करके, इलिटरेट करके एक इंतहाई अमीक गहराई में डाल दिया है, उनने अच्छी बात क्या सोचनी और क्या समझनी है। और दूसरी बात है, हमारे यहाँ बहुत ज्यादा मजहब का गलत इस्तेमाल है। खुश होना दरअसल एंटी इस्लामिक है पाकिस्तान। ये चीज़ तुम्हें खुश करेगी, ये यकीनन मजहब के खिलाफ होगी। आसानी दे रही है तुम्हें चीज़, ये बिल्कुल अल्लाह को नाराज करेगी। हमने मजहब की जो इंटरप्रिटेशन कर दी है, उसके बाद मुझे ये बताइए, कोई बच्चा अगर सुबह एक अच्छा गीत सुनेगा तो उसको कैसी कैसी गालियां पड़ेंगी, मरासियां दी औलाद, सवेरे उठता है गाना शुरू हो जाता है, अल्लाह रसूल दा नाम ले चल। ये नहीं पता कि ये सब मेरे मौला की तख्लीक है, और मेरा मौला ना सिर्फ खुद सरापाए जमाल है बल्कि हर पुर जमाल चीज़ को पसंद करता है। और आवाज़ का जमाल वो है कि जिसे हमारे मजहब में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया गया। हमारी इल्हामी किताब वाहिद किताब है जिसके कम अज़ कम 15 मुख्तलिफ स्टाइल्स हैं उसको पढ़ने के, और उसको इस कदर सजा के पढ़ने का हुक्म है। हमारी कॉल टू द फेथफुल क्या है? इंसान की आवाज़। हमारे यहाँ कलीसा की घंटियाँ नहीं हैं, हमारे यहाँ मुअज्जिन की आवाज़ है जिसकी वजह से बुलाया जाता है। डॉक्टर साहब, मैं डिस्कस ये करना चाहूंगा, आपने लता जी की बात की है और जिस तरह से वो मैडम नूरजहां को कॉम्प्लीमेंट करती थी या मैडम उन्हें कॉम्प्लीमेंट करती थी, और इंटरनेशनली भी जिस तरह से उन लोगों को फेम हासिल था, अभी हम पाकिस्तान में देख रहे हैं कि वो अप्रोच नहीं है। अगर हम रिसेंटली फीफा वर्ल्ड कप की बात करें तो ओपनिंग सेरेमनी में हमने देखा कि डॉक्टर जाकिर नाइक वहां पर मौजूद थे जिनका ताल्लुक हिंदुस्तान से है। क्लोजिंग सेरेमनी में हम देख रहे हैं कि इंडिया से दीपिका पादुकोण वहां पर मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान से रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास क्या कोई मौजूद नहीं है? अगर मैडम होती शायद वो उनको बुलाया जाता, नुसरत फतेह अली खान साहब होते उनको वहां पर बुलाया जाता। बेटा बात वही है कि हम डिप्लोमेटिकली कहाँ हैं, हम वर्ल्ड स्टेज पे कहाँ हैं, जब हर जगह हर तरफ हमारी करप्शन के और हमारी भिखारेपन होने के किस्से होंगे। भिखारियों को कोई इज्जत नहीं देता, यकीन कीजिए। आपने अब ये बात की ना, मैं थोड़ी सी आपको बात, आपको फीफा का जमाना है। एक जमाने में इन 1971 टोक्यो के अंदर एक बहुत बड़ा वर्ल्ड सॉन्ग फेस्टिवल हुआ। दुनिया जहान के लोगों को बुलाया गया कि यहाँ पे आके वो अपनी अपनी एंट्री देंगे, अपने एक सिंगर को भेजेंगे, फिर देखेंगे हु इज द विनर। ये 71 की मैं बात कर रहा हूँ, और वही बात है कि सोशल मीडिया का दौर नहीं था। यामाहा एक कंपनी है जो आपको पता है कि ऑर्गन्स बनाती है, उससे पहले वो मोटरसाइकिल बनाती थी। उन्होंने स्पॉन्सर किया दुनिया जहान के लिए। दुनिया जहां से अनवार एंट्रीज गई, पाकिस्तान और इंडिया से भी गई। और बुरा ना मनाइएगा मेरी बात को, उसमें हुआ ये कि पाकिस्तान से सिवाय मैडम के और किसको भेजा जाता, और इंडिया से लता बाई के अलावा और किसको भेजा जाता। इससे पहले कि होता आपका कंपटीशन, एक खत वापस आया बोथ टू लाहौर एंड टू दिल्ली कि आपकी जो एंट्रीज हैं, जो आपके सिंगर्स हैं, हम उनको शामिल नहीं कर रहे। और नीचे जाहिर एक रीजन देना था, तो उन्होंने लता जी के बारे में ये कहा, जो भी उनका ख्याल था कि शी हैज अ पिकलो वॉइस। पिकलो एक खास किस्म की आवाज़ होती है जो माइक के बगैर सुनाई नहीं देती, तो वो कमज़ोर है, तो उसको हमने निकाल दिया। ये बात मैं बिल्कुल सच्ची बात कह रहा हूँ, मेरे पास इसके 10 डॉक्यूमेंटेशन है। और पाकिस्तान में जो खत आया उस पर लिखा हुआ था कि अगर हम ये आवाज़ शामिल करेंगे it will be unfair to the rest of the world. There is no comparison. और मैडम को ने कहा कि नहीं, फिर भी इन्होंने आना है और आकर वहां गाना है। और गाना कहाँ गाना है? सायोनारा नाइट पे, द ग्रैंड फिनाले, वहां पे सायोनारा कहा जाता है। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैडम यहाँ से पहले गई ढाका, ढाका से गई बैंकॉक, बैंकॉक से गई टोक्यो, और साथ कुछ लोग साथ गए थे जिनमें से एक साहब थे नज़ीर अली साहब, जिनका गाना मैडम ने वहाँ जाके गाना था। एंड मैडम को ये परवाह नहीं थी कि मैं टोक्यो जा रही हूँ कि बड़ी अल्लाह के सिंधी गज़ल गावा, उर्दू का गाना गावा, पता नहीं जापानी गा दें। मैडम चोज एक कलंदरी धमाल, शहबाज करे परवाज ते जाने हाल दिला दे। मैं कहता हूँ कि ये है एक खास किस्म का कन्विक्शन कि आपने जाके अपना आप गाना है। एंड शी एक्चुअली एब्सोल्युटली वन एट दैट ओवर। एक और बात आपको कहूँगा, लता मंगेशकर जैसी फनकाराएं भी सदियों के बाद पैदा होंगी, वो भी अगर मेरे मौला की मर्जी हुई। बीबी एक मौका ऐसा आता है जब दे शेयर द स्टेज इन 1983 इन बॉम्बे इन द शान मुख आनंदा हॉल। मैडम वेंट बैक टू इंडिया ओनली वंस आफ्टर द डिवीजन ऑफ द सब कॉन्टिनेंट। और वहाँ पे दिलीप कुमार साहब भी थे, आपने वो देखा होगा, उसकी इमॉर्टल मैन इमॉर्टल मेमोरीज के नाम से प्रोग्राम हुआ। वहाँ पे नौशाद साहब भी थे, और उसके अलावा वहाँ पे शबाना आज़मी भी थी, और सब कुछ। यकीन कीजिए वाहिद वक्त है ऑन हर ओन होम ग्राउंड लता बाई वॉज कम्प्लीटली लॉस्ट।
कि मैं किधर जावा कितने देखा। ये मेरे यूसुफ भाई हैं, ये भी आज छोड़ के नूरजहां के साथ रल बैठे हैं, और नौशाद साहब को भी कुछ समझ नहीं आ रहा, बैटन चला के आवाज़ दे कहाँ है, आवाज़ दे कहाँ चलाई जा रहे हैं, जो मेरा गाना नहीं है। बात यह है कि मैडम के जो गीत वहाँ उन्होंने चुने, कभी आप वो ये सोचिए इंडिया जाना, इतने वर्षों के बाद इतना बड़ा कंपटीशन होना, दुनिया जहान के लोग खड़े होने, को सिंगर्स भी खड़े होने, उनके बाद आने वाले भी लोग खड़े होने, और मैडम ने गाने कौन से चुने। मैडम ने जो एक उस जमाने में गाना चुना, मैं हमेशा कहता हूँ कि गजब किया। बहुत इतराज़ था 80s में कि पंजाबी के गाने बहुत हैं, मैडम ने गाना चुना वेजा आज तो मैं तेरी तू मेरा सजना वे, बिल्कुल एक आम पाकिस्तानी फिल्म का गाना, वजीर अफजल साहब की मौसीकी, बट शी sang it so well, और इतना जमा के किसी को था। और फिर मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, क्या बात भाई अपने मुल्क के शायर को कहां से कहां पहुंचाया। लोग कहते हैं उर्दू अदब पे फैज साहब के बहुत फैज हैं, मैं कहता हूं खुद फैज साहब जो हैं वो नूरजहां से फैज याब है, यकीन कीजिए बिल्कुल। और फिर एक और गाना गाया मुझसे पहली, आवाज़ दे कहां है और दुनिया मेरी जवां है। सो इन वन स्ट्रोक मैडम ने क्या क्या प्रूव किया कि बॉम्बे वालों तुम याद करते थे ना मुझसे आवाज़ दे कहाँ है, मैं आ गई हूँ, मगर ये आवाज़ इतनी तवाना है। मैडम कंप्लीटली चेंज द सॉन्ग इन अ वे कि उसको अलाप को बहुत ज़्यादा कर दिया वगैरह वगैरह। उसके बाद जब फैज साहब का गाया तो बताया कि भाई एक इशारा है, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब नमा, 65 और 71 के जख्म अभी ताज़ा है, ठीक है, लौट जाती है उधर को भी नजर, क्या कीजिए। ये है डिप्लोमेसी और अक्लमंदी और अपनी चीज़ पे कायम रहना। और आखिर में फिर जा आज तो मैं तेरी तू मेरा सजना, कि भाई आज से फिर से ताल्लुक रिवाइव करते हैं। जस्ट लुक एट हाउ शी एक्चुअली नेटेड द होल थिंग टुगेदर। और इसमें उनके बहुत सारे मुशीर शामिल नहीं होते थे, ये मैडम की अपनी अकल थी। आपके जो मैं भी टेल्प्स देख रहा था जो नीचे आते हैं आपके, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी, खुद मुख्तार औरत की बेहतरीन शक्ल। नबिया एक बात कहूँ आपको, और बड़ी तकलीफ से मैं बात कह रहा हूँ, खुद मुख्तार औरत हमारे यहाँ एक बहुत मुश्किल मखलूक है। जिस घर के अंदर औरत खुद मुख्तार और खुद कफील हो जाए बल्कि दूसरों की किफालत करने लगे, वहाँ के मर्द तबाह हो जाते हैं। जिस घर में जिस प्रोफेशन के अंदर औरत की कमाई ज़्यादा हो जाए, हम उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। कुछ अजीब व गरीब किस्म का किस्सा होता है। मैं इस सिलसिले में बहुत सारी आर्टिस्ट के अलावा बहुत सारी पॉलिटिशियंस का भी जिक्र कर सकता हूँ, बहुत सारी डॉक्टर्स का भी जिक्र कर सकता हूँ, बहुत सारे आपके और प्रोफेशन। यकीनी तौर पर अच्छे मर्द उनको जिंदगी में नहीं मिले, नहीं मिलते, क्योंकि अच्छे मर्द बहुत कम होते हैं। मेरे ख्याल से कि कामयाबी एक घर की होती है, एक औरत की नहीं होती है, तो अगर उसको शेयर किया जाए तो आई थिंक आप बात बिल्कुल सही फरमा रही हैं। आप जिस तरफ इशारा कर रही हैं वहाँ पे कैप्टन साहब खुद जहाज चलाते हैं। मेरी बात समझ, मैं देखिए मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो इस चीज़ में बहुत पीछे रह जाते हैं कि चूंकि औरत ने कमाना शुरू कर दिया, जिम्मेदारी उसकी है। अगर पर्सनल लाइफ को हम उनकी डिस्कस करें, जिस तरह से उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश भी की इतने ज़्यादा इस प्रोफेशन में रहते हुए, और जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि सरहद पार भी जो टाकरा था, जो मुकाबला था, वो बड़ा टफ रहता था, बहुत अच्छे तरीके से वो तमाम मामलात निभाती थी। तो फैमिली को किस तरह से टाइम देती थी, उस पर जरा रोशनी। और चूंकि डॉक्टर साहब टाइम कम है, तो मैं ये भी चाहूंगी आप जरूर डिस्कस कीजिएगा कि आपकी लास्ट टाइम मैडम से मुलाकात कब हुई और कितनी खूबसूरत मुलाकात। अच्छा देखिए मेरी बात सुन, सबसे पहले तो फैमिली की बात करें। मैं ये समझता हूँ कि जो शख्स भी जितना मर्जी कामयाब हो, अगर वो अपने बुनियादी ऑर्डेन्ड रोल के अंदर कामयाब नहीं है तो यकीन कीजिए वो कोई कामयाबी नहीं है। दुनिया की एक बहुत कामयाब औरत के अगर बच्चे निगलेक्ट होके बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज का शिकार हो गए तो बहुत बड़ी नाकामी है। इस तरह अगर एक मर्द बहुत कामयाब, बहुत बिजी है, लेकिन घर में तबाही मची हुई है उसकी इन अटेंशन की वजह से, तो ये कोई चीज़ नहीं है। औरत का सबसे हसीन रूप जो है वो माँ का है। और मैडम ने 6 बच्चे को मजाक नहीं होता, एक्टिव वुमेन्स लाइफ रियली, 6 बच्चे पैदा किए, पढ़ाया, पाला, ब्याह और ऐसे उम्दा बच्चे पैदा किए। देखिए मेरी उनसे, मैं हमेशा लोगों को ये बात समझाता हूँ कि आई डिड नॉट गेट टू नो मैडम थ्रू हर, आई गॉट टू नो मैडम थ्रू बीबी जिल्ले हुमा। खुदा ताला उनको करवट जन्नत नसीब करे, बिकॉज आई वाज टू यंग when madam was at her prime, and why would she pay attention to a school boy? She did not. I could observe her but not discuss things. मगर फिर हुमा जी का दिल इतना बड़ा, मोहब्बत इतनी ज़्यादा, इतनी मोहब्बती थी शफकत कि उनके साथ बैठ के आई रीडिस्कवर्ड द एंटायर नूरजहां थ्रू हर। तो कमाल। एक मैं और बात बताऊँ आपको, एक मैडम की यहाँ अजीब बात है, दोनों शौहर जिनसे बच्चे हुए उनके साथ मैडम बहुत ज़्यादा एस्ट्रेंज हो गई थी। अमूमन औरत ये करती है कि जब मियाँ के साथ अपना दिल खट्टा हो जाए तो उसके बाद पूरी औलाद को मुतरफ़र कर देती है बाप के खिलाफ। ये बड़ी कॉमन चीज़ है, आम औरत भी कर देती है। बाप के सारे बच्चे माँ के होते हैं, ये मैं आपको बता दूं। अनवर, मैं तुम्हें बता रहा हूँ एक फेलो फादर की हैसियत से, ये ना समझना औलाद तुम्हारी, औलाद अपनी माँ की। समझ आई मेरी बात? तुम सिर्फ वो मशीन हो ATM जिसके अंदर कार्ड नहीं डालना पड़ता, ठा ठुडा मारा 22 बार निकाले। देखिए हमारे अपने जाती दुख भी हो सकते हैं, यहाँ पे मर्द मार्च भी हो सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बिल्कुल।
अच्छा, तो कहने का मतलब से मैं आपको ये बताऊं कि मैडम के दोनों बच्चे 3 ईच फ्रॉम 2 डिफरेंट हस्बैंड्स। पहली बात तो ये है कि सारे बच्चे जो हैं वो अपने बापों के कुर्बान है विद मदर लाइक मैडम नूरजहां एंड इन्फ्लुएंस लाइक हर, शी नेवर मेड इट एन एफर्ट कि बाप के खिलाफ हो जाए। मैं आपको एक जिक्र करना चाहता हूँ, मैडम की 3 बेटियां जो है माशाल्लाह बहुत अच्छी खवातीन, वो एजाज दुरानी साहब जो हमारे एक्टर होते थे उनमें से हैं। और मैडम ने देखिए, यकीन कीजिए, सारी जिंदगी उनको पाला और बहुत मुश्किल से पढ़ाया, कॉन्वेंट ऑफ जीसस मेरी मरी के अंदर एंड ऑल दैट, फिर शादी की, जो भी कर सके। जब भी उनको मिलता हूँ वो एक बात उन औरतों में मैंने देखी है, कमाल खवातीन है, अब्बा अब्बा अब्बा, यानी कि हमारे अब्बा। मैं हैरान होता हूं कि ये अपने वालिद की कितनी इज्जत करती हैं और कितना उनसे प्यार करती हैं। हत्ता कि मेरी एक दफा मीना जी से इस बात पे हल्की सी झड़प होगी। मैं कहा, मीना जी क्या मतलब अब्बा अब्बा, सारा दिन मैडम कर करके। वो कहती हैं, डॉक्टर साहब आपको क्या पता। एक तो उन्होंने साफ वाजे कर दिया कि मेरी माँ ने कभी हमें ये नहीं कहा कि तुम्हारा बाप बुरा आदमी है, उससे ना मिलो या ये ना करो, एक बात। और दूसरी बात ये कहा कि भाई बहुत सारी खूबियां थी जो हमारे वालिद ने हमें सिखाई जो मैडम नहीं सिखा सकती थी। सो इट्स अ कॉम्प्लीमेंट। जिसमें एक खूबी ने बताया फाइनेंशियल डिसिप्लिन। अब फाइनेंशियल डिसिप्लिन एक अच्छी टर्म है, उसको मैं और भी कुछ कह सकता हूँ। वैसे आपने इतने खूबसूरत तरीके से माजी की यादें और मैडम के हवाले से जो आपने ट्रिब्यूट उनको पेश करने की कोशिश की, आई थिंक डॉक्टर साहब से ट्रिब्यूट आज पेश करने की कोशिश की। मैंने पता क्या कोशिश की है, एक हल्का सा ब्रेक टू माय नेशन, कि खुदा के लिए सुबह बैठकर अच्छी बातें भी याद की जाए। बिल्कुल। और इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम में वक्त हो रहा है ब्रेक का। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला। ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं। वेलकम बैक एंड गुड मॉर्निंग वंस अगेन इन न्यू पाकिस्तान। तो आज़ाद कश्मीर की एक बाहिम्मत बेटी से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जो कि BS की तालिबा हैं, अपने कॉलेज जाती हैं अपनी तालीम के हसूल के लिए, और साथ ही साथ अनवार अपने एक्सपेंसिव अखराजात उठाने के लिए बच्चों को पिक एंड ड्रॉप की सर्विस भी फराहम करती हैं। तो सवेरा नदीम से हम बात करते हैं, उनके मिशंस जानते हैं, उनकी स्ट्रगल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सवेरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। सवेरा, सबसे पहले तो बताएगा, आप अपनी तालीम भी मुकम्मल कर रही हैं, उसके साथ सारे घर के अखराजात भी आपने उठाए हुए, तो कैसे किया आपने ये सब कुछ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ जो आपने मुझे अप्रोच किया, आपने इस प्रोग्राम में बात करने का मौका दिया। तो जहाँ तक बात है ये सब करने की, तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात ही ये सब करने वाली है। अल्लाह पाक ने इंसान के हाथ में कोशिश रखी है और नतीजा अल्लाह के हाथ में होता है। बिल्कुल। जब आप मेहनत करते हैं तो फिर डेफिनेटली अल्लाह पाक आपको उसका फल जरूर अता करता है। बिल्कुल। सवेरा, ये बताइएगा घर में कौन कौन है, और इस तमाम तर सिचुएशन के बाद जब आपके वालिद की तबीयत खराब हो गई तो जो इलाके के लोग हैं उन्होंने आपकी कितनी मदद की? जी, मेरे घर में अम्मी अब्बू, एक भाई और बहनें हैं। तो शुरू में तो काफी मुश्किल था मेरे लिए एज अ गर्ल, जब आप रोड में निकलती हैं वो भी गाड़ी लेकर, तो आपको पता भी है मुश्किलात होती हैं, लेकिन अल्लाह की ज़ात अगर आपके साथ हो, आपके अंदर कुछ करने का जज्बा हो, तो फिर चीज़ें खुद ही मैनेज हो जाती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अब तो मैं काफ़ी आदी भी हूँ। सवेरा, बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करके, मुलाकात करके। आई एम श्योर जो लोग आपको देख रहे हैं वो भी खुश हो रहे होंगे कि आपने बहुत ही हिम्मत का मुजाहिरा किया है। जिस इलाके से आपका ताल्लुक है, आज़ाद कश्मीर में जहाँ पर आप रहती हैं, यहाँ की ख़वातीन कितनी एम्पावर्ड हैं? क्या कॉमन है यहाँ पर ख़वातीन का निकल कर काम करना, अपने अखराजात उठाना? जहाँ तक बात है आज़ाद कश्मीर में, तो आज़ाद कश्मीर में ये बहुत कम ख़वातीन आगे आती हैं, बहुत कम। यहाँ पे जहाँ पाकिस्तान में तो इजीली लोग आगे निकल आते हैं, ख़वातीन आगे जाती हैं, लेकिन यहाँ मुश्किल है। आज़ाद कश्मीर में ख़वातीन का बाहर निकलना थोड़ा मुश्किल है, वो कंफर्टेबल नहीं फील करती हैं उस तरह से बाहर निकलने में। ठीक है। और धीरकोट में तो हम देखते हैं कि जो अमूमन कम तालीम याफ्ता अफराद हैं वही ड्राइविंग करते हैं। आपको ड्राइविंग करते हुए किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? कभी किसी से लड़ाई झगड़ा हुआ, कोई नोकझोंक हुई हो? जहाँ तक नौजवान ड्राइवर्स वगैरह की बात है तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे लोग देखने को मिले मुझे। कभी ऐसा कुछ नहीं फील हुआ मुझे कि या मुझे किसी से डर नहीं महसूस हुआ। बहुत अच्छा बिहेव रहा है सबका मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक। सवेरा, क्या आपके एम्बिशंस हैं, क्या आपके गोल्स हैं, क्या लाइफ में आप करना चाहती हैं, क्या आप बनना चाहती हैं? फ्यूचर प्लान्स हैं?
पहले तो मैं आर्मी ज्वाइन करना चाहती थी, मेरा शौक, लेकिन अपनी नज़र की वजह से, नज़र की कमज़ोरी की वजह से जो है तो नहीं कर पाई है। और मुस्तकबिल में यह है कि टीचिंग ज़रूर करना चाहूँगी इंशाल्लाह। बिल्कुल, और मैं तो ज़रूर ये चाहूँगी सवेरा, जिस तरह से आप अपने पैरों पर खड़ी हुई हैं और जैसा कि आपने तस्करा किया कि आपके इलाके की जो ख़वातीन हैं वहाँ पर इतना कॉमन नहीं है अनवार काम करना, तो मैं आपको आपकी हिम्मत बढ़ानी चाहूँगी, ज़रूर ड्राइविंग करना, बिल्कुल मर्दों के शाना बशाना ऐसे माशरे में जाना, अपनी तालीम ज़रूर मुकम्मल कीजिएगा और यहाँ की ख़वातीन को एम्पावर्ड करने के हवाले से काम ज़रूर कीजिएगा, जैसा कि आप कह भी रही हैं कि आप तालीम के शोबे से वाबस्ता होना चाहती हैं। लड़कियों के लिए पिक एंड ड्रॉप की जो सर्विस दे रही हैं लड़कियां भी शायद इनके लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और हमारी बेस्ट विशेस हैं सवेरा आपके लिए कि जो भी आपके फ्यूचर गोल्स हैं आपको उसमें कामयाबी मिले, उसमें कामयाब हो सके, उनको अचीव कर सकें। और प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है इंशाल्लाह। हैप्पी वीकेंड, मंडे को होगी आपसे मुलाकात होगी, ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।